तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की मूवी वर्जन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वादोस गोगो को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो अपने प्लेनेट पर वापस जा रहे होते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में वापस आ जाते हैं और हम फ्रीजर की शिप को देखते हैं। फ्रीजर की शिप के अंदर से कूलर की आवाज़ आ रही होती है। कूलर बोलता है, फ्रीजर लगता है ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि अगर मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया तो क्या होगा। कूलर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है और इसके बाद हम फ्रीज़र को देखते हैं। फ्रीज़र की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फ्रीज़र कूलर को जवाब देता है कि इसका ठीक उल्टा मेरे भाई, मैं तो हर बारी और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ, क्योंकि जितना ताकतवर तुम बनोगे उतना ही ज़्यादा इंटेंस हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसकी वजह से मैं भी और भी ज़्यादा ताकतवर बनता चला जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही कूलर और फ्रीज़र की ट्रेनिंग चल रही होती है, वहाँ पर एकदम से बैरी ब्लू का मैसेज आता है। वो बोलती है, लॉर्ड फ्रीज़र, लॉर्ड कूलर, हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके बाद वो मैसेज बंद हो जाता है और कूलर बोलता है, फ्रीज़ा चलो हमारे सोल्जर्स को गैदर करते हैं। फ्रीज़ा बोलता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो सिर्फ ज़ैनो से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को खतरा हो। इसके बाद हम लोग ज़ूनो के प्लेनेट को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा साफ लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीज़ा की शिप आके लैंड करती है और उसके बाहर काफ़ी सारे सोल्जर्स निकलते हैं। इसके बाद फ्रीज़ा और कूलर बाहर आते हैं। वो लोग ज़ूनो के पैलेस में जा रहे होते हैं। तभी एकदम से उन दोनों को कुछ महसूस होता है। कूलर बोलता है कि क्या तुम्हें वो फील हुआ। फ्रीज़ा बोलता है, हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर ऑरा है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, हम दोनों को खुद को अलर्ट रखना होगा। फ्रीज़ा और कूलर के ऐसा करने से एक बात और क्लियर हो जाती है कि फ्रीज़ा और कूलर अब एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। ये शायद उन्हीं टेक्निक्स में से एक है जो कि फ्रीज़ा कूलर को सिखाने की बात कर रहा था। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा और कूलर एकदम से उड़ते हैं और एकदम से ज़ूनो के पैलेस की तरफ जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो लोग देख के हैरान रह जाते हैं। फ्रीज़ा बोलता है कि ये क्या, आखिर ये किसने किया। इसके बाद वो लोग नीचे उतरते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ लोग मरे हुए हैं। ये सभी लोग जो मरे हुए हैं, ये सभी लोग ज़ूनो के सर्वेंट्स थे। हर तरफ खून बिखरा हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि इन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है और जिसने भी ये किया है वो सिर्फ यहाँ पर इन लोगों को मारने के लिए आया था। इसके बाद फ्रीज़ा और कूलर दोनों अंदर जाने लग जाते हैं और तभी कूलर किसी को देखता है। हम लोग एक डार्क शैडो को देखते हैं। कूलर एकदम से बोलता है, फ्रीज़ा उधर देखो। हम लोग देखते हैं कि फ्रीज़ा और कूलर के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है और उसने अपने मुंह में ज़ूनो की बॉडी को पकड़ा हुआ होता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक क्रीचर खड़ा है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हम लोग उस क्रीचर का चेहरा देखते हैं। इस तरीके के क्रीचर को हमने कभी भी ड्रैगन बॉल में नहीं देखा है। ये क्रीचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और कूलर और फ्रीज़ा दोनों उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फ्रीज़ा एकदम से बोलता है कि आखिर ये शख्स कौन है, इसके यहाँ पर होने से ही मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रही है। इसके बाद कूलर बोलता है, भाई तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इसे हरा सकते हैं या नहीं। फ्रीज़ा बोलता है, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना इंटेंस प्रेशर महसूस नहीं किया है। अचानक से ही वो अजीब सा क्रीचर एकदम से स्माइल करने लग जाता है और बोलता है, मेरे प्यारो चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इस मोटू के लिए आया था। कूलर एकदम से चौंक जाता है। वो बोलता है कि ये क्या। फ्रीज़ा बोलता है कि ये क्या, ये तो इसकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। इसके बाद वो क्रीचर बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ। एकदम से वो अपनी जेब में से एक कार्ड निकालता है और एकदम से वो ये कार्ड ज़मीन की तरफ फेंकता है। ऑब्वियसली कूलर और फ्रीज़ा को नहीं पता होता कि ये शख्स अब क्या करने वाला है। जैसे ही ये कार्ड ज़मीन को टच करता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीन पे एक सर्कल बन जाता है जिसमें काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं और इसके चारों तरफ से एनर्जी निकल रही होती है और एकदम से वो क्रीचर उस मॉन्स्टर को लेकर उस सर्कल के अंदर कूद जाता है। यानी कि ये सर्कल किसी तरीके का पोर्टल था जिससे वो कहीं और पहुंच चुका है और अपने साथ वो ज़ूनो को भी ले गया है। फ्रीज़ा बोलता है, कूलर वो लोग चले गए, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। कूलर के चेहरे पे बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन होते हैं। वो बोलता है, क्योंकि मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता था। इसके बाद हम ज़ूनो के प्लेनेट के पास एक एस्टेरॉयड को देखते हैं और उस पर कोई खड़ा होता है। वो शख्स बोलता है कि अगर ज़ूनो उनके टारगेट्स में से एक था तो मुझे पता है कि उनका अगला टारगेट कौन होगा। इसके बाद हम सुपर ड्रैगन बॉल्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि ड्रैगन बॉल्स अचानक से ही टूटने लग जाती हैं। हम देखते हैं कि एक साथ सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स टूट चुकी होती हैं, यानी कि अब सुपर ड्रैगन बॉल्स का नामो निशान भी नहीं बचा। हम देखते हैं कि जिस शख्स ने ये काम किया होता है वो भी वहीं पे खड़ी होती है। वो एक बिल्कुल अलग तरीके की क्रीचर होती है।
वो बोलती है कि मुझे चीज़ों को तबाह करना बहुत ज़्यादा पसंद है और इन स्पेशल रेलिक्स को तबाह करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तभी हम देखते हैं कि इस लड़की के पास 3 लोग खड़े होते हैं। वो लोग बोलते हैं टायरा बहुत बढ़िया काम किया। अब ऐसा करने की वजह से ज़लामा के मैजिक में कोई भी ताकत नहीं रहेगी और वो ताकत अब इस रैम से गायब हो जाएगी और जो भी आर्टिफैक्ट्स इन ड्रैगन बॉल्स की मदद से बनाए गए हैं वो सभी बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हम देखते हैं कि अब तक सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स तबाह हो चुकी होती हैं और उनके टुकड़े पूरे यूनिवर्स में फैले हुए होते हैं। पर आखिर इन लोगों ने सुपर ड्रैगन बॉल्स को तबाह क्यों किया? ऐसा करने के पीछे इनका क्या मकसद है ये हमें नहीं पता और ये धीरे धीरे करके रिवील होगा। इसके बाद हम एक बहुत ज़्यादा जाने पहचाने प्लेनेट पर आते हैं। ये होता है प्लेनेट सीरियल। हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेनोला है, पर ये वो ग्रेनोला नहीं है जिसे हम जानते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ग्रेनोला वो है जो ग्रेनोला आर्क से पहले था। हम देखते हैं कि ग्रेनोला अपने घर के अंदर जाता है और उसका मूड काफ़ी ख़राब होता है। मोनोहितो उससे पूछता है कि ग्रेनोला क्या हुआ। ग्रेनोला इसके बाद मोनोहितो के पास आके बैठता है। ग्रेनोला बोलता है कि मुझे मेरी पिछली जॉब में पता चला कि फ्रीज़ा अभी ज़िंदा है। मोनोहितो ये बात सुन के हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता है कि ग्रेनोला के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मोनोहितो बोलता है क्या? ग्रेनोला कुछ भी हो, तुम कुछ भी करने की सोचना भी मत। अगर तुम उसका सामना करने की कोशिश भी करोगे तो तुम मारे जाओगे। ग्रेनोला बोलता है कि पर मैं उसे बिना सजा दिए कैसे रहने दे सकता हूँ। उसने जो किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसा कि उन साइयंस को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ी। अभी तक ग्रेनोला को नहीं पता है कि गोकू और वेजिटा जिंदा है। इसके बाद हम मोनोहितो की ड्रैगन बॉल को देखते हैं। अचानक से ही उसके अंदर एनर्जी निकलने लग जाती है। ग्रेनोला और मोनोहितो दोनों ड्रैगन बॉल की तरफ देखते हैं। ग्रेनोला बोलता है कि उस बॉल के अंदर ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि एकदम से मोनोहितो की ड्रैगन बॉल डेड हो जाती है और वो अब सिर्फ एक पत्थर है। ग्रेनोला एकदम से उठ के उस ड्रैगन बॉल के पास जाता है और उस ड्रैगन बॉल को उठाता है। वो देखता है कि ये अब सिर्फ एक पत्थर है। मोनोहितो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ, पर किसी वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसके बाद हम प्लैनेट नेमेक को देखते हैं और वहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं। एकदम से ग्रैंड एल्डर को कोई आवाज़ लगाता है और उनकी आँख खुल जाती है। एक दूसरा नेमेकियन आके ग्रैंड एल्डर से बोलता है कि ग्रैंड एल्डर, ड्रैगन बॉल्स बेकार हो गई हैं, अब वो काम नहीं कर रही। एल्डर अपने मन में सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है और ये अजीब सी फीलिंग क्या है। और इसके बाद हम धरती पर आ जाते हैं और हम लोग काम में लुकआउट को देखते हैं। मिस्टर पोपो डेंडे के पीछे खड़े होते हैं और डेंडे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। मिस्टर पोपो बोलते हैं कि डेंडे क्या कोई दिक्कत है? डेंडे मिस्टर पोपो की बात नहीं सुनता क्योंकि वो किसी और चीज़ में बिजी है। डेंडे अपने मन में बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि अब ड्रैगन बॉल्स एक्टिव नहीं हैं और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ खो दिया है, पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या। इसके बाद डेंडे किसी से बोलता है कि क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रहा है। इसके बाद हम कामे लुकआउट से थोड़ा दूर आते हैं और एक नेमेकियन घर को देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसके ऊपर पिकलो बैठा हुआ है और पिकलो भी काफ़ी कुछ अजीब महसूस कर रहा है। हम देखते हैं कि डेंडे पिकलो से ही बात कर रहा था। पिकलो बोलता है कि हाँ डेंडे, मैं भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल्स तबाह हुई थी। यहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसने ड्रैगन बॉल्स को तबाह किया था और उसके साथ वो 3 लोग भी होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से वही क्रीचर उस मॉन्स्टर के साथ निकलता है जो कि कूलर और फ्रीज़ा के सामने था और उसके मुंह में अभी भी जूनो होता है। वो लोग एकदम से आके एक एस्टेरॉयड पे लैंड करते हैं और वो चारों के चारों लोग उस क्रीचर की तरफ देखने लग जाते हैं। वो अजीब सा क्रीचर आकर बोलता है कि लगता है मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया, कितनी बुरी बात है। तभी एक शख्स जो कि रोब में होता है वो बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके बाद टायरा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलती है कि ज़लामा की ताकत और जूनो की नॉलेज, इन दोनों के बिना वो लोग हमसे नहीं लड़ पाएंगे। तभी वो पहले वाला शख्स बोलता है कि आज हमारी एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री हुई है, पर इस बारी हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछली बारी करी थी, यानी कि उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती। अब चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आकर हमें रोकने की कोशिश करें। इसके बाद कुछ घंटे बीत चुके होते हैं और हम लोग एक कम्प्लीटली नई जगह पर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे से एक शख्स अंदर आता है। एक शख्स पूछता है कि तो मास्टर कैसा रहा? वैसे मैं आपके चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई। जो शख्स अंदर आ रहा था वो बोलता है कि लगता है हमारे को धोखा दिया गया है। सेलेस्टियल मेजिस अपने रैल में वापस नहीं लौटे, बल्कि उसकी जगह वो लोग जूनो के रैल में चले गए और उन्होंने जूनो को किडनैप कर लिया है। ब्राजिन जो कि एक बहुत ही महान जादूगर है, उसी ने ये किया है और उसी के साथ साथ उन लोगों ने सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी तबाह कर दिया है। वहाँ पर बैठा एक शख्स बोलता है कि मैंने कहा था ना कि ऐसा ही होगा। जो शख्स रूम के अंदर आया था वो बोलता है कि मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। गार्डियंस को भी इस बारे में पहले से पता था, पर मेरे पास कोई भी ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो लोग जूनो के किंगडम में अटैक करने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा सीरियस एक्शन नहीं ले पाया।
पर फिलहाल एक दूसरे पर ब्लेम लगाने के लिए सही समय नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। जूनो, जो कि ज़ेनो के यूनिवर्स में इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स था, वो ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है और उन लोगों ने सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी तबाह कर दिया है, जो कि इस यूनिवर्स में मैजिक का सबसे बड़ा सोर्स था। तभी पहले वाला शख्स बोलता है कि तुम्हें पता है कि जूनो के साथ क्या हुआ, यानी कि ये जब हो रहा था तुम वहीं पर थे, तो तुमने ब्राजिन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? तुम्हारे पास ऑलरेडी उसे रोकने की ताकत है। मास्टर को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, लगता है तुम्हारे सैयन ब्लड की एक तरफा सोच आज भी तुम्हारे दिमाग पर हावी है। तुम्हें ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर मेरे और एक सेलेस्टियल गार्डियन के बीच में कोई लड़ाई होगी तो वो यूनिवर्स 7 को तबाह कर सकती है, और मैं कोई भी ऐसी लड़ाई उस यूनिवर्स की गॉड की परमिशन के बिना शुरू नहीं कर सकता। पहले वाला शख्स, जो कि एक सैयन है, वो बोलता है कि अच्छा, यानी कि इसका मतलब यह है कि तुमने जूनो को खोना बेहतर समझा, सिवाय कुछ रूल तोड़ने की। अगर ये मुझ पर होता तो मैं अपनी एक तरफा थिंकिंग पे जाता, ना कि तुम्हारे विजडम पे। तभी वो तीसरा शख्स, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है, वो बोलता है कि सेलेस्टियल गार्डियंस का लीडर कोई भी रूल्स को ऐसे नहीं तोड़ सकता। मास्टर एंजेन, आपने बिल्कुल सही करा। वैसे आपका दूसरा मिशन कैसा रहा? क्या आपको जनेम्बा के बारे में कुछ पता चला? हम देखते हैं कि मास्टर एंजेन एकदम से जाके सीट पर बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे लग रहा था कि गार्डियंस का चुप रहना काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इसीलिए मैं यूनिवर्स 7 में जो मकाई वर्ल्ड है वहाँ पर गया, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे कुछ डेड बॉडीज़ मिली, और उसके बाद मैं जूनो के किंगडम में गया ताकि मैं पता लगा सकूं कि क्या ये सब कुछ सेलेस्टियल मेजिस ने किया है। पर तुम कह सकते हो कि ये सिर्फ किस्मत ही है कि जिन लोगों ने जनेम्बा के ककून को चुराया था वो लोग भी वहीं पर थे। उनमें से एक मॉडल का नाम फ्रीजा था और दूसरे का नाम कूलर। वो लोग भी वहाँ पर जूनो की नॉलेज का फ़ायदा उठाने आए थे। तभी वो सैयन बोलता है कि चलो मुझे एक और बात बताओ कि एटलीस्ट तुमने जनेम्बा को अपने पास क्यों नहीं लिया? वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता। इसके बाद मास्टर एंजेन उस सैयन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि रूल्स क्या हैं। मॉर्टल्स, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो यूनिवर्स के सिटीजन्स होते हैं। हम लोग सेलेस्टियल गार्डियंस हैं, यानी कि दूसरे रेल्म्स के बीच में मीडिएटर्स। हम गॉड्स किसी भी यूनिवर्स में कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उस यूनिवर्स की गॉड की परमिशन ना हो। ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है। उस सैयन को एकदम से गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि ये रूल्स तो बिल्कुल बेकार हैं, हम लोगों को इन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। मास्टर एंजेन बोलते हैं कि इसीलिए तो मैं मास्टर हूँ और तुम नहीं। तभी वो सैयन बोलता है, हाँ, पर तुमने जब से ये पोस्ट संभाली है, जब से मैं तुम्हारे फेलियर्स ही देख रहा हूँ। मास्टर एंजेन बोलते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कुछ अपनी विक्ट्रीज के बारे में ज़रूर बताओ। उस सैयन को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से खड़ा होता है और पावर अप करता है। हम देखते हैं कि वो सीधा सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो मास्टर एंजेन को लड़ने के लिए बुला रहा है। तभी एकदम से हम तीसरे शख्स को देखते हैं। वो भी एकदम से खड़ा होने लग जाता है और एकदम से अपनी की को चार्ज करता है। हम देखते हैं कि मास्टर के अलावा दोनों लोगों ने अपनी की को चार्ज कर रखा होता है। शायद इस तीसरे सेलेस्टियल गार्डियन की ताकत उस सैयन से ज़्यादा होती है, इसलिए वो सैयन एकदम से पावर डाउन कर लेता है। तीसरा शख्स बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मास्टर के सामने अपनी की को ऐसे बढ़ाना चाहिए। सैयन और वो तीसरा सेलेस्टियल गार्डियन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तीसरा शख्स बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पे काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। मास्टर, आप बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी सलाह माने तो मेरे हिसाब से हमें अब चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें इस गेम को जूनो के किंगडम के सामने खोल देना चाहिए ताकि उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग सही एक्शन ले सकें। मास्टर एंजेन बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें सभी अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर देना चाहिए। जूनो की किडनैपिंग और सुपर ड्रैगन बॉल्स का तबाह होना, ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहा है, वो है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी कि लड़ाई छिड़ चुकी है। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में आते हैं और हम लोग बीरस और वीस को देखते हैं। वो लोग एक तरफ देख रहे होते हैं और तभी हम नोटिस करते हैं कि ओरेकल फिश आराम से सो रही होती है। वीस लॉर्ड बीरस से बोलता है कि मिस्टर वेजिटा उस रैल में अब करीब 2 हफ्ते से हैं। बीरस एकदम से हंसता है और बोलता है कि अच्छा 2 हफ्ते, मैंने तो इस बात को नोटिस ही नहीं किया। वीस बोलता है कि इस समय तक जो ऑक्सीजन का ऑरा मैंने उसके चारों तरफ बनाया था वो अब तक ख़त्म हो गया होगा। अगर वो अभी तक वापस नहीं आया है तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मारा जा चुका हो। बीरस एकदम से हंसता है और बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो वैसे भी बेवकूफ़ है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जलन में है क्योंकि गोकू उससे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया और इसीलिए वो जल्दी जल्दी नई ताकतों को पा रहा है ताकि वो अपनी लिमिट्स को सरपास कर सके। इसीलिए वेजिटा के पास सिर्फ एक ही चारा रह गया है कि वो इस तरीके की ट्रेनिंग करे। अगर कुछ होता भी है तो ये उसके खुद की गलती होगी। बीस इसके बाद बोलता है कि एंटी लाइफ डायमेंशन, ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूनिवर्स का सारा कचरा फेंका जाता है ताकि एक यूनिवर्स अपनी डिस्ट्रक्शन होने से रोक सके। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी जाना पसंद नहीं करते। खुद गॉड्स भी ऐसी जगह का सामना नहीं करना चाहते क्योंकि वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हार्श है और मिस्टर वेजिटा को वहाँ पर गए हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं।
बीस बोलता है, लॉर्ड बीरस मुझे लगता है कि आप घबरा रहे हैं क्योंकि मिस्टर वेजिटा ने वहाँ पर आपसे भी ज़्यादा समय बिता दिया है जब आप पहली बारी वहाँ पर गए थे। बीरस बोलता है, बीस तुम क्या बकवास कर रहे हो, इस बात का उस बात से कोई भी मतलब नहीं है। मैं उस जगह पर सबसे पहले करीब 1 मिलियन साल पहले गया था। तभी हम एकदम से ओरेकल फिश को सुनते हैं। ओरेकल फिश अभी भी सो रही होती है और वो नींद में बड़बड़ा रही होती है। वो बोलती है, मौत, काफ़ी सारी मौतें। बीरस एकदम से चिल्लाता है कि तुम वहाँ पर क्या बड़बड़ा रही हो, मछली मुझे जवाब दो। ओरेकल फिश नींद में बोलती है कि दुश्मन, बहुत ही ताकतवर दुश्मन, काफ़ी सारी मौतें, यूनिवर्स खतरे में है। इसके बाद बीरस एकदम से उड़ के ओरेकल फिश के पास जाता है और वो देखता है कि वो अभी सो रही है और वो नींद में बड़बड़ा रही थी। तभी एकदम से बीरस को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि अचानक से ही बिजली कड़कने लग जाती है और एकदम से बीरस के प्लेनेट पे बवंडर बनने लग जाता है। ऐसा हम बीरस के प्लेनेट पर होते हुए पहली बारी देख रहे हैं जब कोई लड़ाई नहीं छिड़ी हुई है। बीरस उस तरफ देखता है और बोलता है कि वहाँ पर काफ़ी ताकतवर एनर्जी गैदर हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा, बीरस और वीस दोनों परेशान लग रहे होते हैं। बीरस बोलता है, वीस अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये यूनिवर्स खतरे में पड़ सकता है। वीस एकदम से अपने स्टाफ को बुलाता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं संभालता हूँ। हम देखते हैं कि जिस तरफ तूफान और बवंडर बन रहा था, एकदम से वहाँ पर एक शील्ड बन जाती है और वो उस पूरे एरिया को कवर कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, जिसके बाद उस शील्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वीस एक बार फिर से अपने स्टाफ को उठाता है और इसके बाद वो शील्ड पूरी तरीके से गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि धमाके की वजह से पूरी की पूरी शील्ड में धुआं फैला होता है और अब वो धुआं चारों तरफ फैलने लग जाता है। तभी एकदम से वीस का ध्यान किसी पर जाता है और ये होता है वेजिटा। वेजिटा एक बार फिर से वापस लौट चुका है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसके पूरे शरीर में से खून निकल रहा है और वो बहुत ही बुरी तरीके से हाफ पी रहा होता है। अचानक से ही वेजिटा के शरीर में पूरी ताकत खत्म हो जाती है और वो ज़मीन पर गिरने लग जाता है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है, गड्ढा बन जाता है। बीरस वेजिटा को देखता है और बोलता है कि ये क्या इसका मतलब ये है कि इसने उस पूरे डायमेंशन को तबाह कर दिया। वीस काफ़ी शांत होता है और बोलता है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बीरस बोलता है कि सच में इस आदमी की कोई भी लिमिट्स नहीं है। बीरस के चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है, जिसका मतलब ये है कि वो वेजिटा पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है। बीरस की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पहली चॉइस वेजिटा ही है और शायद बीरस के मन में ये आ रहा है कि उसकी सोच गलत नहीं थी। वेजिटा असल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। वीस बोलता है, लॉर्ड बीरस, मैं मिस्टर वेजिटा का पूरा ध्यान रखूंगा। अब आपको जाना चाहिए, वरना आप मीटिंग के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे। बीरस को एकदम से याद आता है और वो चिल्लाता है कि मैं तो मीटिंग के बारे में भूल ही गया था। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि वीस अपने स्टाफ से वेजिटा को हील कर रहा होता है और इसके बाद वो उसे पलंग पर लेटा देता है। वीस अपने मन में बोलता है कि मिस्टर वेजिटा की ताकत ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। इसके पास इसकी सिर्फ 5% की बची थी और इसके शरीर की ज़्यादातर हड्डियाँ टूट चुकी थी और ऑर्गन्स भी तबाह हो चुके थे। अगर मैंने इसकी मदद न की होती तो ये अभी तक मारा जा चुका होता और ये सिर्फ ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है। मॉर्टल्स सच में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग क्रीचर्स होते हैं। तभी एकदम से वीस का स्टाफ बजने लग जाता है। वो बोलता है कि ये क्या, एक कॉल, ज़रूर कुछ हुआ होगा। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में आके देखते हैं कि क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि वादोस हवा में उड़ रही है और उसके चारों तरफ काचिन मटेरियल के ब्लॉक्स हैं, जो कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मजबूत मटेरियल है। और तभी हम वादोस के सामने गोकू को देखते हैं, जो कि लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि वादोस, चलो शुरू करते हैं। तभी एकदम से वादोस सारे के सारे काचिन मटेरियल के ब्लॉक्स को एकदम से गोकू की तरफ शूट कर देती है। हम देखते हैं कि गोकू की हालत थोड़ी बहुत ख़राब होती है क्योंकि वो काफ़ी देर से ट्रेनिंग कर रहा होता है। सारे के सारे ब्लॉक्स गोकू की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि गोकू इन्हें पंच मार के तबाह करने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत सारे अटैक शूट करता है और ये अटैक्स की से नहीं बल्कि हकाई एनर्जी से बने होते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक्स जाके दो काचिन के ब्लॉक्स पर टकराते हैं और जैसे ही ये अटैक टकराते हैं वो दोनों ब्लॉक्स एकदम से धूल में बदल जाते हैं। पर अभी भी 2 ब्लॉक्स बाकी होते हैं जो कि गोकू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर गोकू इन दोनों ब्लॉक से बिल्कुल भी नहीं घबराता और एकदम से एक ब्लॉक के ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाता है और एकदम से उसे दोनों हाथों से टच करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू इस ब्लॉक में एकदम से हकाई का इस्तेमाल करता है और एकदम से ये ब्लॉक गायब होने लग जाता है। हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में ये ब्लॉक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और तभी एकदम से गोकू मुड़ के देखता है और एकदम से आखिरी ब्लॉक आके गोकू से टकराता है। गोकू अपने आप को टकराने से तो नहीं बचा पाता पर उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। काचिन का ये ब्लॉक गोकू को पुश कर रहा होता है और वादोस उसे ही देख रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि गोकू पूरी तरीके से कंट्रोल में था क्योंकि वो एकदम से इस ब्लॉक के ऊपर भी हकाई का इस्तेमाल करता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि वो ब्लॉक भी गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू चैन की सांस लेता है और वादोस की तरफ देख के एकदम से थम्स अप करता है और इसी के साथ गोकू की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद हम गोकू के प्लेनेट पर एक पहाड़ी को देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि गोकू वहीं पर बैठा हुआ है और वादोस की बात सुन रहा है। वादोस बोलती है कि मिस्टर गोकू, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हकाई को इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं
जिसमें से एक तरीका है उसका एक्सप्लोजन की तरह इस्तेमाल करना। आप जैसा चाहे हकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने टारगेट को डस्ट में बदल सकते हैं और चाहे तो पूरी तरीके से गायब कर सकते हैं। पिछले 2 महीने की ट्रेनिंग में आपने हकाई को इस्तेमाल करने के 3 तरीके मास्टर कर लिए हैं, जो कि सच में एक बहुत ही कमाल की बात है। मिस्टर चैंपा को ये करने में करीब 1 साल लग गया था। गोकू बोलता है कि थैंक यू मिस वादोस, आपकी ट्रेनिंग सच में कमाल की थी। तभी एकदम से वादोस सीरियस होकर बोलती है कि मिस्टर गोकू, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। एनर्जी की एसेंस डिस्ट्रक्शन होती है। गोकू बोलता है कि मुझे याद है कि आपने मुझे बताया था कि हकाई और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में फ़र्क है, पर सच बताऊं तो मुझे अभी इस बारे में पूरी तरीके से समझ नहीं आया है। वादोस बोलती है कि मिस्टर गोकू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक तरीके की एनर्जी है, वहीं दूसरी तरफ हकाई एनर्जी का एक फाइनल प्रोडक्ट है। आप कह सकते हो कि ये आपके कामेहामेहा की तरह है। वो आपकी एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी की का इस्तेमाल करना होता है। और मैं अगर आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन एक तरीके से एक पेड़ है और हकाई उस पर निकला एक फल। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप अपनी की का इस्तेमाल करके कामेहामेहा बनाते हैं, और ये सेम काम मिस्टर वेजिटा और मिस्टर टोपो भी कर सकते हैं, पर एक तरीके से वो एनर्जी सिर्फ इसकी कॉपी है। असली डिस्ट्रक्शन की एनर्जी पूरी तरीके से अलग होती है, जो सिर्फ हकाई शिन्स के पास होती है। गोकू बोलता है कि लगता है मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। गोकू बोलता है कि एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में मेरे लिए जो सबसे मुश्किल पार्ट है समझने के लिए, वो ये है कि वो नॉर्मल की से इतना अलग क्यों है, और जब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है। वो मेरे लिए कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वादोस बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, नॉर्मल एनर्जी और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी ये पूरी तरीके से अलग हैं, और ये एनर्जी डिवाइन की से भी पूरी तरीके से अलग है, या फिर कोई भी एक नकल जो कि बाकी वॉरियर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि असली डिस्ट्रक्शन की एनर्जी असल में जिंदा एनर्जी है। गोकू बोलता है कि जिंदा एनर्जी, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। वादोस बोलती है कि एक बारी जब एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी होस्ट के अंदर डाल दी जाती है तो वो एक तरीके से किसी दैवीय बीइंग की शेप ले लेती है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस एनर्जी की अपनी कॉन्शियसनेस और विल है। ऐसा कहने से मेरा मतलब ये है कि जब से आपने डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को अपने शरीर में लिया है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक शख्स आपके शरीर के अंदर जी रहा है। गोकू ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे शरीर के अंदर कोई भूत रह रहा है। वादोस बोलती है कि डीमन कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव है, और यही वजह है कि जब आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि जो शख्स आपके शरीर में जी रहा है वो आपकी बॉडी पे कब्जा भी करना चाहता है। गोकू बोलता है, अच्छा तो यानी जब मैं किंग सडाला के साथ लड़ रहा था तो मेरे शरीर के साथ वही हुआ था, मैं सही हूँ ना। वादोस बोलती है कि बिल्कुल सही कहा। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को कंट्रोल में रखने के लिए तुम्हारी बॉडी तुम्हारी की का इस्तेमाल करती है, जो कि तुम्हें पता नहीं चलता। इसीलिए जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी बॉडी को की ज़रूरत होगी, ताकि वो उस एनर्जी को कंट्रोल में रख सके। जब आप किंग क्रिस्टा के साथ लड़ रहे थे तब आपकी एनर्जी पे आपका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम था, इसीलिए आप अपनी एनर्जी का बहुत ही कम पोर्शन इस्तेमाल कर सकते थे। और जब किंग क्रिस्टा ने आपको पुश करना शुरू कर दिया तब आपने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया और उतनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया जितनी ताकत का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आपकी बॉडी से आपका कंट्रोल हट गया और उस डीमन ने आपकी बॉडी पे कब्जा कर लिया। गोकू बोलता है कि ठीक है, लगता है मुझे समझ आ रहा है, और उस लड़ाई के बाद मैं अपनी ताकत को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि अगली फाइट में मैं अपनी ताकत का और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मैं सही हूँ? वादोस बोलती है कि हाँ, आप सही हो और आप अपनी और ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप क्रिस्टा के साथ लड़ रहे थे तब आप बहुत ही कम ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। वो ताकत उसके बराबर भी नहीं थी जो ताकत आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन के खिलाफ इस्तेमाल करी थी। पर इस वक्त आप अपना कंट्रोल खोए बिना जितना ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो वो उस ताकत से कहीं ज़्यादा है जितनी ताकत आपके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले थी। अगर आपकी और किंग ऑफ सडाला की फाइट फिर से होगी तो मुझे नहीं लगता कि किंग सडाला इस बार आपको हरा पाएगा। आप बहुत ही आराम से जीत जाएंगे। और अगर मैं सही हूँ तो पूरे मल्टीवर्स में आप ताकत के मामले में 5वें नंबर के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। गोकू बोलता है कि बहुत बढ़िया, पर मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। मिस वादोस, चलो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। वादोस एकदम से स्माइल करती है और बोलती है कि मिस्टर गोकू, आप मिस्टर चैंपा से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, पर मुझे डर है कि इस वक्त आप कुछ भूल रहे हैं। मीटिंग ऑफ गॉड्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, तो हमें जाना चाहिए, वरना आप लेट हो जाएंगे। गोकू बोलता है, अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो, पर मैं अगर सच बताऊं तो मैं वो फालतू के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहता, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे वहाँ पर जाके करना क्या है। वादोस बोलती है कि गॉड्स काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए मिलते हैं, जिनमें से एक चीज़ है कि यूनिवर्स के मैटर्स के बारे में डिस्कस करना या फिर अपने अपने काम के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। पर असल में वहाँ पर कुछ और ही होता है, क्योंकि एंजल्स वहाँ पर नहीं होते हैं, ताकि गॉड्स अपने आप को थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकें, इसीलिए वो लोग वहाँ पर गेम खेलते हैं। गोकू बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, हो सकता है मैं वहाँ पर किसी से लड़ पाऊँ।
मिस वादोस चलो चलते हैं। इसके बाद वादोस अपने स्टाफ को बुलाती है और वो नोटिस करती है कि उसे एक कॉल आ रहा है। वादोस गोकू से बोलती है कि क्योंकि आपको वो जगह पता नहीं है जहाँ पर मीटिंग हो रही है, इसीलिए मैं आपको वहाँ पर जल्द से जल्द लेकर चलती हूँ। सभी 12 यूनिवर्सेस के बीच में एक जगह है जो कि एक न्यूट्रल बेस की तरह काम करती है और कह सकते हैं कि ये बेस बहुत ही ज़्यादा टफ है, कायोशिन और हकायशिन्स के प्लैनेट से भी ज़्यादा। इसीलिए गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग इसी प्लैनेट पर होती है। इस प्लैनेट पर आते ही हम सबसे पहले लिकर और हेलिस को देखते हैं। इन दोनों के बीच में किसी तरीके का निशाने लगाने का मैच चल रहा होता है। हेलिस बोलती है लिकर हार मान लो, मैं 12 के 12 यूनिवर्सेस में सबसे बेस्ट शूटर हूँ। लिकर बोलता है अभी के लिए हेलिस, सिर्फ अभी के लिए। हम देखते हैं कि हेलिस और लिकर प्लैनेट के एक तरफ हैं और सीड्रा प्लैनेट के दूसरी तरफ है और वो लोग सीड्रा पर ही निशाना लगा रहे होते हैं। सीड्रा अपने मन में बोलता है कि मैं इन लोगों का टारगेट बनने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैं कितना तेज़ हूँ और मेरी शील्ड कितनी ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि एक एरो सीड्रा की तरफ बढ़ रहा होता है। वो काफ़ी सारे पेड़ों को तबाह करता हुआ आ रहा होता है। सीड्रा बोलता है कि ये लो, पहला तीर आ गया। सीड्रा एरो के बिल्कुल सामने होता है पर आखिरी मोमेंट पे वो हट जाता है और हम देखते हैं कि वो एरो जाके एकदम से एक पहाड़ी से टकरा जाता है। सीड्रा खुद से बोलता है कि की के हिसाब से तो वो लिकर का एरो लग रहा था। और तभी हम देखते हैं कि एक और एरो सीड्रा की तरफ बढ़ रहा होता है। वो किसी भी चीज़ से नहीं टकराता और एकदम से आके सीड्रा से टकरा जाता है। सीड्रा की शील्ड में एक एरो लगा हुआ होता है जिसके ऊपर एक हार्ट बना हुआ होता है, यानी कि ये एरो क्लियरली हेलिस का है। सीड्रा की शील्ड में क्रैक पड़ चुके होते हैं। वो बोलता है कि ये क्या, हेलिस का एरो कहाँ से आ गया। सीड्रा बोलता है कि ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि इसने रास्ते में किसी भी चीज़ को तबाह नहीं किया और मैंने तो इसे आते हुए महसूस भी नहीं किया। ये सच में बहुत ही ताकतवर एरो रहा होगा क्योंकि इसने मेरी शील्ड को भी तोड़ दिया, जो शील्ड गॉड्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। हम देखते हैं कि लिकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और आखिरकार हेलिस जीत चुकी होती है। इसके बाद हम लोग 2 और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को देखते हैं जो कि होते हैं रमोन और मॉस्को। ये दोनों सूमो रेसलिंग कर रहे होते हैं। दोनों की ही फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वो दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आराम से बात कर रहे होते हैं। यूनिवर्स 1 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान बोलता है कि मेरे आखिरी हेयर कट को करीब 1 मिलियन साल हो चुके हैं, मेरे बाल इस वक्त कैसे लग रहे हैं। अराक और जीन एकदम से हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बीरस एकदम से चिल्लाता है। वो बोलता है क्विटेला, इस बारी मैं ही जीतूंगा, मैं वादा करता हूँ। क्विटेला चिल्लाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा बीरस। हम देखते हैं कि क्विटेला और बीरस आपस में पंजा लड़ा रहे होते हैं। वहाँ पर बेलमोट खड़ा होकर इस मैच को देख रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे विश्वास है कि क्विटेला ही जीतेगा। बीरस बोलता है कि बेलमोट चुप हो जाओ, ये मैं ही जीतने वाला हूँ। बेलमोट बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों का मैच ख़त्म ही ना हो और तुम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहो क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से चुप हो जाते हैं। उनका ध्यान किसी की तरफ जाता है क्योंकि आखिरकार नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू यहाँ पर पहुँच चुका होता है। गोकू बोलता है कि मिस वादो सच में बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रही थी, आखिर में यहाँ पर पहुँच तो गया, अब मुझे करना क्या है। तभी एकदम से गोकू का ध्यान सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे जाता है। वो सभी उसे ही घूर रहे होते हैं। गोकू समझ जाता है। वो बोलता है कि लगता है मैं इन्हें अभी भी नहीं पसंद। तभी एकदम से गोकू को बीरस दिखता है और वो उसके पास भाग कर जाने लग जाता है। वो बोलता है बीरस, हमें मिले हुए काफ़ी दिन हो गए ना। गोकू बीरस से रिक्वेस्ट करता है कि वो सबको मना ले ताकि सब लोग शांत हो जाएं। बीरस एकदम से गोकू पे चिल्लाता है और बोलता है गोकू यहाँ से भागो, तुम मुझे सबके सामने एम्बेरस कर रहे हो। गोकू थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी एकदम से कुटेला बोलता है कि गोकू तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो। तभी एकदम से यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोलता है कि अच्छा, ये तो नया मेंबर है। लिकर बोलता है कि ये पहले भी कई बारी गड़बड़ कर चुका है और अब ये गॉड बन गया है। गोकू बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता था। रमोन बोलता है अच्छा, यानी कि तुम लॉर्ड ज़ानो के जूते ऐसे ही चाट रहे थे। इसके बाद इवान बोलता है कि दोस्तों शांत हो जाओ, जो पास्ट में है वो पास्ट में जा चुका है। गोकू अब हम में से एक है तो हम लोगों को एक साथ ही रहना है। हिलीज बोलती है कि इवान बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर तुम मेरी बात करो तो मैं तो सिर्फ इस चीज़ से ही खुश हूँ कि यहाँ पर एक हैंडसम इंसान आ गया है, क्योंकि ये मीटिंग ज़्यादातर डरावनी सी हो जाती हैं। एकदम से हम देखते हैं कि सीड्रा अपनी एनर्जी बढ़ाता है और सभी को बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, हमें सही तरीके से नए मेंबर का स्वागत करना चाहिए। क्विटेला बोलता है कि मुझे मंजूर है, पर हाँ, मुझे वो हैंडसम वाला पार्ट अच्छा नहीं लगा। बीरस बोलता है कि वैसे तो मुझे इस बेवकूफ़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, पर मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम लोग मिलकर इसे बुली कर रहे हैं। कोको बोलता है कि तुम लोगों को पता है, मैं ट्रेनिंग करते करते वैसे भी थक गया हूँ, मुझे भी एक असली फाइट की ज़रूरत है, तो तुम लोग आ जाओ। हम देखते हैं कि गोकू भी अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और फाइटिंग पोज ले लेता है। हम देखते हैं कि गोकू पे अटैक शुरू होने ही वाला होता है और कुटेला गोकू की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो बोलता है रुकी, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। तभी हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ जाके एकदम से प्लेनेट से टकराती है और गोकू और बाकी सभी गॉड्स उसी तरफ देखते हैं।
गोकू बोलता है लॉर्ड बीरस, क्या आपको वो महसूस हुआ? बीरस बोलता है कि चाहे वो जो भी हो, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि जो शख्स प्लेनेट पर आया होता है वो होता है लॉर्ड एंजेल, यानी कि जिस शख्स को हम पाइकॉन के नाम से जानते हैं। वो एकदम से चिल्लाता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, हम सभी को अभी बात करने की ज़रूरत है। लॉर्ड एंजेल एकदम से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। लॉर्ड एंजेल गोकू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम एक सैयन हो, यानी सन गोकू, मैं सही बोल रहा हूँ ना? गोकू इस शख्स को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो इस शख्स से पहले कभी नहीं मिला। और तभी पाइकॉन बोलता है कि नहीं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान काफ़ी मजबूत इंप्रेशन छोड़ा था। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम एक डिस्ट्रॉयर बन गए हो, मुझे पता था कि मुझे तुमसे आके मिलना होगा, और तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। गोकू बोलता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा फेमस हो गया हूँ, तुम्हारा थैंक्स। पाइकॉन बोलता है कि तुम अभी एक नए गॉड बने हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यूनिवर्स की पुरानी स्टोरीज के बारे में ज़्यादा जानते होगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। बाकी सभी गॉड्स भी मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उस बात से भी रिलेटेड है जिस बात की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। गोकू बोलता है कि फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा समझने की। पाइकॉन बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करने वाला। बहुत बहुत लंबे समय पहले, जिसे आज हम एग्जिस्टेंस कहते हैं, वो पहले काफ़ी अलग थी, और उसे सिर्फ एक बिग वॉइड कहा जाता था, यानी कि एक ऐसी बहुत ही बड़ी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस समय बहुत ही पावरफुल बींग्स, जिन्हें सुपर डिएटीज़ कहा जाता है, उनका जन्म हुआ। उन लोगों के पास ऐसी एबिलिटीज़ थी जो कि क्रिएट और डिस्ट्रॉय एक पलक झपकने में कर सकती थी, और उनमें से एक बींग को हम कहते हैं लॉर्ड ज़ेनो। गोकू ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि पर मुझे तो ये लगा था कि ज़ेनी सबसे सुप्रीम बींग है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि ज़ेनी जैसे और भी ज़्यादा लोग हैं जो तो नहीं ताकतवर हैं। पाइकॉन स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ये तुम्हारे लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी। मैं तुम्हें ये बात और भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तुम अपनी जगह पर सही हो। ज़ेनो असल में एक गॉड है जो कि सबसे ऊपर है, पर ये सिर्फ तुम्हारे रैल्म की सच्चाई है। तुम जिन 12 यूनिवर्सेस को जानते हो वो एक ही रैल्म में आते हैं, जिसे कहा जाता है ज़ेनो रैल्म। इसके बाद पाइकॉन एक चार्ट दिखाता है जिसमें सबसे ऊपर ज़ेनो है, उनके बाद उनके गार्ड्स, उनके बाद नंबर आता है ग्रैंड प्रीस्ट का, जिसके बाद सारे के सारे 12 यूनिवर्सेस आते हैं। तुम्हारे ही रैल्म की तरह 6 और ऐसे ही रैल्म हैं जिनके ऊपर एक सुप्रीम डेटी काम कर रहा है। गोकू ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, हमारे 12 यूनिवर्सेस और भी बड़ी चीज़ के पार्ट है। पाइकॉन बोलता है बिल्कुल सही कहा, और जैसा कि मैंने कहा, ये 12 यूनिवर्सेस ज़ेनो रैल्म के नाम से जाने जाते हैं, और ये 7 में से एक रैल्म है, और उन सभी 7 के पास अपनी ही मॉडल और डिवाइन हायरार्की है जो कि उनके बीच में काम कर रही है, और उन सभी के ऊपर एक सुप्रीम डेटी है जो सबसे ऊपर बैठा है और ज़ेनो की तरह रूल कर रहा है। पर हाँ, इस पूरे सिनेरियो में एक एक्सेप्शन है। गोकू बोलता है क्या, एक एक्सेप्शन? पाइकॉन बोलता है हाँ, बहुत बहुत लंबे समय पहले, जिस समय हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय एक और सुप्रीम डेटी था जिसका नाम था ज़राट, और वो बहुत ज़्यादा लालची हो गया था क्योंकि वो अपने रूल की दुनिया को बढ़ाना चाहता था। उस समय ज़ेनो रैल्म सबसे ज़्यादा कमज़ोर रैल्म था, इसीलिए ज़राट और उसकी आर्मी ने हमारे रैल्म पे अटैक कर दिया। गोकू हैरानी से पूछता है कि पर अगर ज़ेनी सब कुछ इरेज कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ज़राट कुछ नहीं कर पाया होगा उनके सामने। पाइकॉन बोलता है कि तुम जैसा समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है। ज़ेनो की ताकत सिर्फ इस रैल्म में काम करती है, पर ज़ेनो दूसरे रैल्म के लोगों और चीज़ों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और एक सुप्रीम डेटी के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ज़ेनो सामा सच में अपने रैल्म में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, पर उनके पास वही एबिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए ज़राट के सामने वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, जिसकी ताकतें और स्किल्स बहुत ही अलग लेवल पर थी। और ज़राट के अटैक करने के बाद एक बहुत ही खतरनाक वॉर हुई, जिसमें दूसरे रैल्म ने भी हमारी मदद करी, और इसी वजह से ज़ेनो सामा ज़राट को हराने में कामयाब रहे और उसे अपने रैल्म से दूर भेज दिया, और आखिरकार ज़राट को सील कर दिया गया, और उसकी ताकतें 5 बहुत ही पावरफुल बींग्स में डिवाइड कर दी गई, और उन 5 बींग्स को प्राइमोर्डियल बींग्स भी कहा जाता है, और इन 5 की ताकत तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा है, और ये 5 के 5 बीज तुम्हारे ही रैल्म में छुपाए गए हैं, यानी कि ज़ेनो रैल्म में। गोकू दूसरे रैल्म्स के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अरे वाह, तो इन दूसरे रैल्म में और भी ज़्यादा ताकतवर लोग होंगे जो कि एंजल्स और ज़ेनी से भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। वो बोलता है लॉर्ड बीरस, क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? बीरस काफ़ी हैरान लग रहा होता है। वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या? ऑफ कोर्स मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, और इसने जो बताया इस बारे में तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। लिकर एकदम से हंसता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पाइकॉन बोलता है कि जब ज़राट को सील कर दिया गया तो उसके रैल्म में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई,
सभी डीएटीज आपस में ही लड़ने लग गए और इसके कुछ समय बाद 5 लोगों का ग्रुप जो कि ज़राट के रैल्म से आया था, ये सभी बहुत ही पावरफुल गॉड्स थे जो खुद को सेलेस्टियल मेजिस कहते थे। वो ज़ैनो के रैल्म में घुस आए ताकि वो इन 5 प्राइमोर्डियल बीस्ट को ढूंढ सकें। वो पाँचों के पाँचों बीस्ट को इसलिए ढूंढना चाहते थे ताकि वो ज़राट को वापस ला सकें और इसी वजह से एक और जंग छिड़ गई। पर इस बारी ज़ैनो का रैल्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ने एक साथ ज्वाइन किया और इन सेलेस्टियल मेजिस को हरा दिया और उन सभी को भी अलग अलग जगह पर सील कर दिया गया। तभी एकदम से जिन बोलता है कि पाइकॉन, इतना शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के हिसाब से तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे को जीत दिलाई थी। गोकू बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर होगे मिस्टर पाइकॉन। पाइकॉन स्माइल करता है और बोलता है कि अगर तुम कहो कि हाँ मैंने उसमें एक पार्ट प्ले किया था तो ये झूठ नहीं होगा, पर फिलहाल हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस बारे में तुम्हारे को पूरी डिटेल्स दे सकूं। बेलमोट बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, हमने आज के लिए काफ़ी लंबी कहानी सुन ली। बेलमोट बोलता है कि चलो अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पाइकॉन बोलता है कि अगर तुम सीधे शब्दों में सुनना चाहते हो तो बात यह है कि सेलेस्टियल मेजिस ने अपनी सील को तोड़ दिया है। सभी गॉड्स ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अराक बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, वो सभी मेजिस गार्डियन सर्वेलेंस में थे। पाइकॉन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर गार्डियंस पे कुछ समय पहले अटैक हो गया जब वो थोड़े से कमज़ोर थे और इसी वजह से हमारे पिछले मास्टर एंजेन की मौत भी हो गई, जिस वजह से सारे के सारे मेजिस आज़ाद हो गए। बीरस सोचने लग जाता है और बोलता है कि तुम पर उस समय अटैक हुआ जब तुम लोग कमज़ोर थे। मुझे इसमें धोखे की महक आ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम तुम्हारे ग्रुप पे इस वक्त विश्वास नहीं कर सकते। पाइकॉन बोलता है कि तुम पूरे तरीके से गलत नहीं हो, हम लोग भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि कोई ना कोई सेलेस्टियल वर्ल्ड में घुस आया है, इसीलिए इस वक्त हम लोग सेलेस्टियल गार्डियंस पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे ये तो बताओ कि ये सेलेस्टियल वर्ल्ड क्या है और सेलेस्टियल गार्डियंस क्या होते हैं। बीरस बोलता है गोकू चुप हो जाओ, इस वक्त ये सब कुछ एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। बीरस बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। तभी एकदम से लिकर बोलता है कि तुम इस बारे में कौन से एक्सपर्ट हो, तुम्हें भी सेलेस्टियल वर्ल्ड और सेलेस्टियल गार्डियंस के बारे में कुछ नहीं पता। तभी एकदम से आइवन बोलता है कि मिस्टर पाइकॉन, मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं सेलेस्टियल मेजिस हाल फिलहाल में आज़ाद नहीं हुए हैं, अगर मैं सही हूँ तो क्या वजह है कि आप ये बात हमें अब बता रहे हैं। पाइकॉन बोलता है कि जब एक बार सेलेस्टियल मेजिस भाग गए थे उस समय हमें ये नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं और हम लोग बिना प्रूफ के बाकी रैल्म्स को डराना नहीं चाहते थे, पर अंदर ही अंदर हम ये भी चाह रहे थे कि उन्हें ढूंढते ढूंढते हम उन्हें पकड़ लें, इससे पहले कि हमें ये न्यूज़ किसी को बतानी पड़े। पर कुछ ही समय पहले हमें समझ आया है कि ये मेजिस अभी भी ज़ैनो रैल्म के अंदर ही हैं, क्योंकि जूनो जो कि 7th यूनिवर्स में रहता है और जिसे हर चीज़ के बारे में पता है, वो हाल फिलहाल में ही किडनैप हो गया है। सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी तबाह कर दिया गया है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये सब कुछ मेजिस नहीं किया है, यानी कि उन्होंने जंग छेड़ दी है। तभी एकदम से कुटेला बीरस पे चिल्लाता है। वो बोलता है बीरस तुम पागल हो क्या, तुमने अपने यूनिवर्स में अपनी नाक के नीचे ऐसा कैसे होने दिया। बीरस हल्का सा घबरा जाता है और बोलता है कि अरे मुझे कैसे पता हो सकता था, तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि एक यूनिवर्स कितना बड़ा होता है। कुटेला के चेहरे पे ईवल स्माइल आ जाती है क्योंकि वो सिर्फ बीरस को ब्लेम करना चाहता था। गोकू नर्वस होकर हंसने लग जाता है और बोलता है कि कुछ ड्रैगन बॉल्स तो मेरे यूनिवर्स में भी थी, तो हो सकता है वो लोग मेरे यूनिवर्स में भी आए हों और मैंने नोटिस ना किया हो। पाइकॉन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि इस वक्त हमारे को एक दूसरे को ब्लेम करने का समय नहीं है, हम लोगों को जल्द से जल्द काम पे लगना होगा। सभी लोग ध्यान दो, अब जब सेलेस्टियल मेजिस के पास जूनो की नॉलेज आ चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइमोर्डियल बीस्ट ककून्स को बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हैं और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। 5 में से 2 बीस्ट यूनिवर्स 7 में है और बाकी एक बीस्ट यूनिवर्स 8, 11 और 6 में है। गोकू बोलता है क्या उनमें से 2 यूनिवर्स 7 में है? मैं चाहता हूँ कि जिन यूनिवर्सेस में एक बीस्ट है उन यूनिवर्सेस के गॉड्स उनके पीछे जाएं। हीलिस पूछती है कि उन गॉड्स को क्या करना है जिनकी यूनिवर्सेस में कोई भी बीस्ट नहीं है। पाइकॉन बोलता है कि मैं चाहूँगा कि तुम लोग अपने यूनिवर्सेस में लौट जाओ और किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहो। सभी एंजल्स इस वक्त ग्रैंड प्रीस्ट के साथ मीटिंग में हैं ताकि उनको इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी वजह से सारे के सारे यूनिवर्सेस इस वक्त कमज़ोर पड़ चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सभी लोग वापस लौट जाओ। बीरस बोलता है कि तो ठीक है, हम सभी लोग जाते हैं और जो हमें करना है वो करना शुरू करते हैं। तभी एकदम से पाइकॉन बोलता है कि पर हाँ, जो सभी लोग प्राइमोर्डियल बीस्ट के पीछे जा रहे हैं उन सभी को मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि तुम लोग प्राइमोर्डियल बीस्ट के पीछे जा रहे हो तो हो सकता है कि सेलेस्टियल मेजिस तुम पे हमला कर दे और तुम्हें अपना टारगेट बना लें। तो पॉसिबल है कि तुम लोगों के सामने एक बहुत ही खतरनाक फाइट है। गोकू एकदम से स्माइल करता है और बोलता है कि अरे वाह, अब करीना तुमने मतलब की बात।
इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गॉड्स एक एक करके वहाँ से जाने लग जाते हैं और आखिर में गोकू वहाँ पे बचता है, जो कुछ देर में वहाँ से चला जाता है। पर उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है क्योंकि वो खतरनाक बीस्ट से लड़ना चाहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक टावर को देखते हैं। ये टावर काफ़ी कुछ ग्रैंड प्रीस्ट के टावर की तरह लग रहा होता है। ये टावर चारों तरफ से चेनों से घिरा हुआ होता है और ग्रैंड प्रीस्ट के टावर से ठीक उल्टा इसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। और ये टावर मल्टीवर्स के किसी ऐसे डायमेंशन में होता है जिसे सब भूल चुके हैं। तभी उस टावर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि ये तो बिल्कुल हद हो गई। हम वहाँ पर 5 लोगों को बैठे हुए देखते हैं। उनमें से एक बोलता है कि लगता है वो तो कभी जागने ही नहीं वाला, और एकदम से वो अपना हाथ टेबल पे मारता है। तभी हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं टायरा है, जिसने सुपर ड्रैगन बॉल्स को तबाह किया था। टायरा बोलती है, ब्राजिन तुम बिल्कुल फालतू हो, तुमने आखिर ये उसके साथ क्या किया। ब्राजिन बोलती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। जब हम जूनो को किडनैप करने गए थे तो मेरा बीस्ट जूनो के सामने खड़ा था, और जैसे ही वो जूनो के पास गया और उसने घुर्राया, जूनो को इतनी जोर का धक्का लगा कि वो एकदम से हवा में उड़ गया और अपनी सीट से भी बाहर निकल गया। और तभी उसका सर एक दीवार से जाके टकराया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद हम करंट टाइम में वापस आते हैं। ब्राजिन बोलती है कि मेरा पेट तो बस उसके साथ खेलना चाहता था, पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकला। टायरा ब्राजिन से बोलती है कि तुम पागल हो। इससे अब हमारे दुश्मनों को थोड़ा सा समय मिल गया है, जिससे वो हमारे खिलाफ कुछ एक्शन ले पाएंगे। अगर जूनो इस वक्त होश में होता तो हम लोग उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे। अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होती जो हमें चाहिए तो बीस्ट अभी तक यहाँ पर होते। तभी हम एक सेलेस्टियल मेज को देखते हैं जो कि अंधेरे में होता है। वो बोलता है, टायरा ब्राजिन जाओ, जूनो जाग चुका है। तुम इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो, तो जाओ और उससे इन्फॉर्मेशन निकालो। उसे मजबूर करो कि वो हमें इन्फॉर्मेशन देने पर मजबूर हो जाए। टायरा और ब्राजिन दोनों शांत हो जाती हैं और उस शख्स की बात मान लेती हैं, जिसका मतलब ये भी है कि ये शख्स शायद इन लोगों का लीडर होगा। इसके बाद हमें कैद खाने को देखते हैं जहाँ पर जूनो को कैद किया गया होता है। हम देखते हैं कि जूनो को चैन से बांधा हुआ होता है और तभी वहाँ पे टायरा आती है। जूनो टायरा को देख के हल्का सा चौंक जाता है और टायरा बोलती है कि लगता है तुम्हें पता होगा कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। जूनो घबराता हुआ बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तुम सेलेस्टियल बीस्ट की लोकेशन जानने के लिए यहाँ पर आए हो। टायरा बोलती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। इसके बाद टायरा एकदम से अपना हाथ आगे करती है और जूनो की गर्दन के पास ले जाती है। वो एकदम से की स्वॉर्ड बना लेती है। जूनो हल्का सा घबरा जाता है और टायरा बोलती है कि जो मुझे जानना है वो जल्दी से बताओ। ये बोल के टायरा एकदम से हंसने लग जाती है और तभी एकदम से जूनो कुछ ऐसा बोलता है जो हमने नहीं सोचा था। जूनो बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। टायरा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो बोलती है, क्या? जूनो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। अगर तुम्हें मुझसे कुछ जानना है तो तुम्हें मुझे एक किस देनी होगी, और अगर ये किस मुझे किसी बहुत ज़्यादा सुंदर इंसान से मिले तो वो और ज़्यादा बढ़िया होगा। टायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम क्या पागल हो गए हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जूनो बोलता है कि कुछ समय पहले मेरे साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। फ्रीज़ा नाम का एक शख्स मुझे धमकाने में कामयाब हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी कमज़ोर था। इसीलिए मैंने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हैवी मेंटल ट्रेनिंग करी ताकि मैं अपने डर पे काबू पा सकूं और अगली बार मुझे कोई धमकाए तो वो मुझ पे काम ना करे। और वैसे भी अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। टायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एकदम से अपनी की स्वॉर्ड को उठाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें अभी मज़ा चखाती हूँ, और एकदम से वो अपनी जी स्वॉर्ड से जूनो को मारने वाली होती है। जूनो हल्का सा घबरा जाता है, पर तभी वहाँ पे कोई और शख्स आ जाता है जो टायरा को साइड फेंक देता है। जूनो चैन की सांस लेता है। हम देखते हैं कि ये दूसरा शख्स कोई और नहीं ब्राजिन होती है। वो बोलती है, डार्लिंग मैं तुम्हें किस करती हूँ, वैसे भी मुझे मोटे मोटे गालों पे किस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो जूनो को किस करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। बाय द वे मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर ब्राजिन आपको किस करे तो आपको कैसा लगेगा। जैसे जैसे ब्राजिन जूनो के पास जा रही होती है, जूनो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम जैसी छछूंदर से किस एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मेंढक कहीं की मुझसे दूर हो जाओ। ब्राजिन की इंसल्ट की वजह से वो चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम मेंढक किसे बोल रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा रूड हो। ये मेरी गलती नहीं है कि मेरे पास फ़िलहाल यही शरीर है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से टायरा वापस आ जाती है और ब्राजिन को साइड फेंक देती है। टायरा बोलती है कि ठीक है, अगर सिर्फ यही रास्ता है तो मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि टायरा एकदम से अपने आर्मर को साइड फेंक देती है ताकि वो जूनो को दिखा सके कि वो भी एक सुंदर लड़की है। टायरा बोलती है, जूनो बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, मैं एक नहीं कई तरीक़ों से खतरनाक हो सकती हूँ। जूनो टायरा को कुछ भी नहीं बोलता। हम देखते हैं कि टायरा धीरे धीरे करके जूनो की तरफ बढ़ने लग जाती है और एकदम से जाके उसे किस करती है। हम देखते हैं कि जूनो कुछ सोचने लग जाता है, पर वो ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता। टायरा जूनो से पूछती है कि तो बताओ तुम्हें एक गॉडेस की किस कैसी लगी। जूनो एकदम से अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है कि तुम मुझसे 2 क्वेश्चन पूछ सकती हो।
टायरा एकदम से चिल्लाने लग जाती है और बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। जूनो बोलता है नहीं, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। टायरा बोलती है क्या तुमने उसे एक क्वेश्चन की तरह काउंट किया। जूनो बोलता है हाँ, अब तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। टायरा एकदम से चिल्लाती है और बोलती है कि ये तो बहुत गलत बात है। टायरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और तभी वहाँ पे तीसरा सेलेस्टियल मेज आता है। वो बोलता है कि तुम लोग तो बिल्कुल बच्चे हो। वो तीसरा सेलेस्टियल मेज चल के जूनो के पास जाता है। टायरा और ब्राजिन दोनों हैरान होती हैं। तीसरा सेलेस्टियल मेज बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐसे लोगों से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। जूनो कुछ भी समझ नहीं पाता और एकदम से हम देखते हैं कि वो तीसरा सेलेस्टियल मेज अपना हाथ आगे करता है। टायरा और ब्राजिन दोनों समझ जाती हैं कि ये शख्स क्या कर रहा है। ब्राजिन बोलती है कि क्या सच में तुम ये करोगे। टायरा बोलती है हाँ, लगता है ये वही कर रहा है। हम देखते हैं कि ये तीसरा सेलेस्टियल मेज जूनो पे किसी मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस मैजिक की वजह से टावर के बाहर से ये रूम चमकता हुआ दिख रहा होता है। जूनो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जूनो एकदम से अपनी आंख बंद करता है और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है वो एकदम से हैरान रह जाता है। उसके चारों तरफ बहुत सारी सुंदर लड़कियां होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है। सभी सुंदर सुंदर लड़कियां एकदम से उसे किस करने लग जाती हैं। वो बोलता है कि तुम मुझसे 100 सवाल पूछ सकते हो, नहीं 1000 सवाल पूछ सकते हो। असल में हम देखते हैं कि जूनो के चारों तरफ कोई भी नहीं होता और ये एक माइंड कंट्रोल का स्पेल था। टायरा और ब्राजिन ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। उनका मिशन पूरा होने के बाद वो तीसरा सेलेस्टियल मेज बोलता है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं है। इसके बाद हम स्पेस को देखते हैं, जो कि यूनिवर्स 7 का स्पेस है। हम देखते हैं कि स्पेस में 2 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस का रीयूनियन अब खत्म हो चुका है, जहां पर सेलेस्टियल गार्डियन पाइकॉन ने सभी डीआईटीज को एक मिशन दिया था। इसके बाद सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्सेस में लौट गए, ताकि वो अपने अपने यूनिवर्सेस में जाके उन 5 प्राइमोर्डियल बीच स्पॉट्स को ढूंढ सके या फिर जो लड़ाई शुरू होने वाली है उसकी तैयारी कर सके। हम देखते हैं कि स्पेस में जो 2 लोग उड़ रहे हैं उनमें से एक बीरस है और दूसरा पाइकॉन है। बीरस पाइकॉन से पूछता है कि इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, तो मुझे नहीं पता कि तुम इस यूनिवर्स में क्यों आए हो। पाइकॉन बोलता है कि मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स में स्पेशल अटेंशन चाहिए। जूनो इसी यूनिवर्स में रहता था और काफ़ी सारे ड्रैगन बॉल्स भी यहाँ पर थी और यहाँ तक कि 5 में से 2 प्राइमोर्डियल बीच भी इसी यूनिवर्स में हैं। और ये वही यूनिवर्स है जहाँ पर मेजिस ने सबसे पहले अटैक किया था। और हो सकता है कि ये वो यूनिवर्स भी हो जहाँ पर हमारे एनिमीज ज़्यादा अटेंशन दे रहे हों, क्योंकि यूनिवर्स 7 ने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था। इसी वजह से ज़ेनो के किंगडम में यूनिवर्स 7 एक टारगेट बन गया है। तभी एकदम से पाइकॉन स्माइल करता है और बोलता है कि एक और बात है, ये यूनिवर्स मेरा घर है। ये वो यूनिवर्स है जहाँ पर मैंने रूल किया था। बीरस ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या तुम यूनिवर्स 7 में रूल करते थे। पाइकॉन बोलता है हाँ, मैं यूनिवर्स 7 का सबसे पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर टायरन ने मेरे बारे में ज़रूर मेंशन किया होगा, या फिर हो सकता है कि वीस ने मेरे बारे में बताया हो, क्योंकि उसी ने मुझे ट्रेन किया था। बीरस बोलता है हाँ, तुम्हारा नाम सुन के मुझे पहली बारी में काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लगा था। मुझे बस याद नहीं आ रहा था कि ये नाम मैंने कहाँ सुना है। पाइकॉन बोलता है मेरे हिसाब से तुम्हें अपने यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारे पास्ट गॉड्स की नॉलेज और उन्होंने इस यूनिवर्स के लिए क्या किया, ये तो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। बीरस एकदम से इरिटेट हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता था तुम भी मास्टर टायरन की तरह बिल्कुल गधे हो। अब मुझे समझ आया कि मेरे मास्टर के मास्टर भी गधे थे। पाइकॉन बोलता है कि टायरन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम काफ़ी मोटी बुद्धि के हो। बीरस बोलता है क्या मास्टर ने मेरे बारे में बात करी थी, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, तुम तो मेरे जन्म से काफ़ी समय पहले मर गए होगे। बीरस और पाइकॉन स्पेस में काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर रहे होते हैं। पाइकॉन बोलता है बीरस मुझे लगता है कि तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे मास्टर मेरी ही तरह करप्ट हुए हुए देवताओं की वजह से मारे गए थे। इसी वजह से उन्हें सेलेस्टियल वर्ल्ड में भेज दिया गया था और इसी वजह से मौत के बाद भी हम लोग मिल पाए थे, और वो भी मेरी ही तरह सेलेस्टियल गार्डियन बन गया था। और इतने साल बीत जाने के बाद भी हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बीरस बोलता है अच्छा, अब मैं समझा। वैसे अब वो कैसे हैं। पाइकॉन बोलता है कि वो मारा गया। हम पे जो लास्ट अटैक हुआ था उसमें उसकी मौत हो गई, जैसे काफ़ी सारे और सेलेस्टियल गार्डियंस की भी हुई थी। बीरस बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में आते हैं। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू एकदम से टेलीपोर्ट करके अपने यूनिवर्स में वापस आता है। गोकू अपने मन में बोलता है कि मिस्टर पाइकॉन ने कहा था कि मेरे यूनिवर्स में एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है और उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या मैं उन लोगों से लड़ पाऊँगा। इसके बाद गोकू अपने प्लैनेट पर इधर उधर देखने लग जाता है, पर जिसे वो ढूंढ रहा होता है वो उसे नहीं मिलती। वो बोलता है कि लगता है मिस वादोस अभी तक वापस नहीं आई हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ पर हो सकती है और ना ही मैं इस यूनिवर्स को बेहतर तरीके से जानता हूँ। तभी एकदम से गोकू को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि मैं समझ गया, सुप्रीम लॉर्ड कायो लिया मेरी मदद ज़रूर कर पाएगी। मुझे सिर्फ उसके पास जाकर उससे पूछना होगा
इसके बाद गोकू लिया की एनर्जी को महसूस करने लग जाता है, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो सोचता है, अरे मुझे तो यही नहीं पता कि इस यूनिवर्स में सुप्रीम लॉर्ड कायो किस जगह पर होंगे। इसके बाद गोकू बिल्कुल परेशान होने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अपने यूनिवर्स को कैसे बचाएगा। तभी एकदम से उसे कुछ याद आता है। गोकू बोलता है कि मुझे कुछ याद है कि वादोस ने मुझे इस बारे में कुछ बताया था, मुझे बस सोचना होगा। इसके बाद हम कुछ दिनों पहले जाते हैं, जब वादोस गोकू को ट्रेनिंग दे रही थी। गोकू बोलता है, मिस वादोस मुझे ये बताओ कि लॉर्ड बीरस की स्ट्रेंथ को पीछे छोड़ने में मुझे कितना समय लगेगा। वादोस बोलती है, मिस्टर गोकू जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं अपने यूनिवर्स को अच्छे तरीके से समझना होगा। गोकू बोलता है, वादोस मुझे माफ़ करना, पर तुम्हारी क्लास काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, इसीलिए मेरा ध्यान बढ़ गया, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरा ध्यान दूंगा। वादोस एकदम से गहरी सांस लेती है। वादोस बोलती है, चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान बनाती हूँ। इसके बाद वादोस एकदम से अपने स्टाफ को ज़मीन पर मारती है और एकदम से स्टाफ चमकने लग जाता है। हम देखते हैं कि वादोस के स्टाफ के अंदर से एक इमेज निकलती है, जो कि एक होलोग्राम की तरह लग रहा होता है। वादोस इसके बाद गोकू को समझाने लग जाती है। वादोस बोलती है कि हमारा यूनिवर्स कुछ इस तरीके से दिखता है। सब चीज़ों के नीचे मकाई वर्ल्ड है, जिसे डीमन किंगडम भी कहा जाता है, और उसके ऊपर मॉर्टल्स की दुनिया है, जहाँ पर मॉर्टल्स रहते हैं, और मॉर्टल्स की दुनिया के ऊपर कॉस्मोस आता है, जिसे लॉर्ड ने दूसरी दुनिया का नाम दिया है, और इसी जगह पर स्वर्ग, नर्क और कायोस की दुनिया है। इसी जगह पर स्नेक वे और कायो की दुनिया है, और इस यूनिवर्स के चारों तरफ जो घूम रहा है वो काय का डायमेंशन है, और इस डायमेंशन के बीचों बीच एक सुप्रीम प्लैनेट है, जहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन रहते हैं, यानी कि सुप्रीम काइस। ये सब कुछ इस ग्लोब से बाहर है, कॉस्मोस के बाहर और मॉर्टल्स की दुनिया से भी बाहर, और इसी जगह पर आता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट, जहाँ पर हम रहते हैं। इसके बाद हम समय में वापस आ जाते हैं और गोकू बहुत खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे याद आ गया। इसके बाद गोकू फोकस करने लग जाता है। वो बोलता है कि मिस वादोस ने कहा था कि मेरा प्लैनेट और सुप्रीम काय का प्लैनेट पूरे ग्लोब से बाहर है, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं ग्लोब की सारी एनर्जी को इग्नोर कर सकता हूँ और मुझे सिर्फ उस एनर्जी पे फोकस करना होगा जो कि ग्लोब से बाहर है। गोकू बोलता है कि लगता है ये काय का डायमेंशन लगातार मूव करता रहता है, पर चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। गोकू बहुत ही ध्यान से फोकस करने लग जाता है और तभी एकदम से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि मुझे मिल गया, थैंक यू मिस वादोस। गोकू एकदम से टेलीपोर्ट करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट से चला जाता है और इसके बाद हम सुप्रीम काय के प्लैनेट पर आते हैं। हम देखते हैं कि सुप्रीम काय की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो थक कर हाफ नहीं होती हैं और ज़मीन पर बैठी हुई होती हैं। हम देखते हैं कि सुप्रीम काय की स्वॉर्ड के साथ एक ट्रेनिंग चल रही होती है। वो एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं फिर से आ रही हूँ। उनके मास्टर खुश होकर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सुप्रीम काय अपने मास्टर की तरफ तलवार लेके बढ़ रही होती है और दोनों की तलवारें टकराने ही वाली होती हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही गलत समय पे एकदम से वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जैसे ही टेलीपोर्ट करके आता है, हम देखते हैं कि वो दोनों के बीच में आ जाता है और दोनों की तलवारें उससे टकराती हैं, और जैसे ही दोनों की तलवारें गोकू से टकराती हैं, दोनों की तलवारें टूट जाती हैं। सुप्रीम काय बोलती है कि मिस्टर गोकू आप कहाँ से आ गए। गोकू एकदम से दर्द की वजह से ज़मीन पर बैठ जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पे शांति में आया हूँ। लिया एकदम से गोकू पे चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि प्लीज़ हमें ऐसे बिल्कुल मत डराया कीजिए। इसके बाद सुप्रीम काय के मास्टर गोकू से पूछते हैं कि मिस्टर गोकू आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। गोकू इसके बाद मास्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ये काफ़ी अर्जेंट है। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पर आते हैं। हम देखते हैं कि हवा में एक पत्थर उड़ रहा होता है और अचानक से ही वो पत्थर फट जाता है। हम देखते हैं कि ये करने वाला कोई और नहीं, वेजिटा होता है। वेजिटा फिर से खड़ा हो चुका है। पिछली बारी जब हमने देखा था तो वो काफ़ी घायल हो चुका था। उस पत्थर को तबाह करने के बाद वेजिटा के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था, मैं हकाई को मास्टर करने के एक कदम आगे बढ़ चुका हूँ। तभी एकदम से वेजिटा कुछ महसूस करता है, उसे कोई की महसूस होती है। हम देखते हैं कि वेजिटा के पास आके अचानक से ही 2 लोग लैंड करते हैं और वो होते हैं लॉर्ड बीरस और लॉर्ड पाइकॉन। बीरस वेजिटा को देख के बोलते हैं कि अच्छा तो तुम उठ गए। बीरस बोलता है कि कुछ घंटों पहले जब मैं यहाँ से गया था तो तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे। वेजिटा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, जब मैं उठा तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद वेजिटा अपने मन में बोलता है कि आखिर ये शख्स कौन है। भले ही अपनी बॉडी से ज़रा सी भी एनर्जी लीक नहीं कर रहा, पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। इसकी प्रेजेंस इस वक्त बीरस से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। आखिर ये कौन हो सकता है। बीरस वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा ये पाइकॉन है, इसे हमारे यूनिवर्स में कुछ काम था, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। तभी हम देखते हैं कि पाइकॉन इधर उधर देख रहा होता है। पाइकॉन बोलता है कि वीस यहाँ पर नहीं है, मुझे लगता है कि वो भी ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी एंजल से मिलने गया होगा। ये काफ़ी शर्म की बात है क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता था। वेजिटा बोलता है क्या तुम वीस को जानते हो?
पाइकॉन बोलता है हाँ, मैं मिस्टर वीस का स्टूडेंट था। असल में मैं इस यूनिवर्स का सबसे पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, तो तुम कह सकते हो कि मैं बीरस के भी पूर्वज का पूर्वज था। वेजिटा काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है अच्छा, सबसे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी एकदम से बीरस बोलता है कि इस वक्त हम फालतू की बातें छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। पाइकॉन, मुझे बताओ कि इस वक्त तुम क्या करना चाहते हो। पाइकॉन बोलता है कि वैसे मैं सोच रहा था कि हम दोनों लोग जनिम्बा के पीछे जा सकते हैं। फिलहाल वो इस वक्त फ्रीजा के हाथों में है। वो एक मॉडल है तुम्हारे ही यूनिवर्स में रहने वाला, इसीलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ आओगे तो, ताकि हम उस मॉडल से डील कर सके। तभी एकदम से वेजिटा थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। वो बोलता है अच्छा, यानी कि फ्रीजा ने फिर से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। उसे वैसे भी कुछ करे बिना काफ़ी समय हो चुका था। बीरस बोलता है कि मुझे ये बताओ कि माजिन बू के दूसरे पॉड का क्या होगा, वो भी तो हमारे ही यूनिवर्स में है। पाइकॉन बोलता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं पहले से ही जानता था कि सभी गॉड्स एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपने एक बहुत ही रिलायबल गार्डियन को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया था, ताकि वो पहले पहुंचकर उसे ढूंढ सके और सेलेस्टियल वर्ल्ड में लेके जा सके। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जिसे मैंने ये काम दिया है वो शख्स काफ़ी लायक है। इसके बाद हम स्पेस की गहराई में एक प्लैनेट देखते हैं, जो कि होता है मैग्मा प्लैनेट। हम देखते हैं कि ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इस पे चारों तरफ लावा ही लावा होता है। तभी हम देखते हैं कि प्लैनेट की ज़मीन अचानक से ही फटती है और उसके अंदर से एक शख्स निकलता है, जिसके पास एक प्राइमोर्डियल बीस्ट का पॉड होता है। हम देखते हैं कि ये शख्स वही गार्डियन होता है जो कि मीटिंग में पाइकॉन के साथ बैठा हुआ था और वो पॉड लेकर जा रहा होता है, यानी कि पाइकॉन बीरस को इसी गार्डियन के बारे में बता रहा था। हम देखते हैं कि सेलेस्टियल गार्डियन मैग्मा प्लैनेट से निकल जाता है और सेलेस्टियल वर्ल्ड की तरफ जा रहा होता है। बीरस पाइकॉन से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिना पूछे मेरे यूनिवर्स में घूम रहे हो। तुम ऑलरेडी जानते हो कि तुम्हारे पास मेरे यूनिवर्स में फ्रीली घूमने की परमिशन नहीं थी, फिर भी तुम मेरी परमिशन के बिना अपने हिसाब से काम कर रहे हो। और वैसे भी अगर तुमने मेरे यूनिवर्स में किसी को ऑलरेडी पॉड लेने के लिए ढूंढ दिया था तो तुम यहाँ पर मेरे साथ क्यों आए। मुझे लगा था कि मुझे एटलीस्ट एक बीच को तो ज़रूर ढूंढना पड़ेगा, जैसा कि गोकू, लिकर और बेलमोड अपने अपने यूनिवर्स में कर रहे हैं। वेजिटा गोकू का नाम सुन के थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। वो बोलता है अच्छा, यानी कि कैकारोट को भी सिचुएशन के बारे में पता है। लगता है सिर्फ कैकारोट ही नहीं, बाकी सभी गॉड्स को भी इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है। पाइकॉन बोलता है कि हमने फैसला किया था कि हम यूनिवर्स 7 में किसी भी बीस्ट को नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारा यूनिवर्स सेलेस्टियल मेजिस के टारगेट पर है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि उनका मकसद पूरा हो पाए। हम अपनी स्ट्रगल को कम करना चाहते हैं। इसके बाद पाइकॉन बीरस से हल्का सा नाराज़ लग रहा होता है। वो बोलता है कि यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है, इसीलिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। और जनिम्बा और माजिन बू को पकड़ना वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मैटर था। तभी एकदम से बीरस बोलता है पाइकॉन, तुम्हें पता है, जब मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो तब मुझे तुम ज़्यादा पसंद थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस अपने जेब में हाथ डालता है और बोलता है वेजिटा, ये पकड़ो। हम देखते हैं कि बीरस वेजिटा के पास कुछ फेंकता है। जैसे ही वेजिटा अपना हाथ देखता है, हमें पता चलता है कि उसके हाथ में एक ईयरिंग है। वेजिटा ईयरिंग देख के बोलता है कि बीरस, इससे क्या होगा, ये किस काम की है। बीरस बोलता है कि ये ईयरिंग ये प्रूव करती है कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि तुम मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो। पाइकॉन बीरस से बोलता है बीरस, आखिर ये तुमने अभी क्यों किया, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। बीरस बोलता है कि वेजिटा वो शख्स है जो तुम्हारे साथ मिशन पे जाएगा। पाइकॉन बोलता है कि इससे क्या मतलब है, तुम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम एक मॉडल को दोगे, ये तो लापरवाही की भी हद है। बीरस बोलता है कि अगर मुझे याद है तो वो तुम ही थे जिसने कहा था कि मैं लापरवाही के लिए जाना चाहता हूँ, तो तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों हो। वैसे हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलना, तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है। अब मैं इस यूनिवर्स का गॉड हूँ और मैं चीज़ें उस तरीके से करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ, और फिलहाल मैं सोना चाहता हूँ। पाइकॉन बोलता है कि बीरस, तुम सच में एक डिसअपॉइंटमेंट हो, तुम्हारी शख्सियत टैरन के मुकाबले आधी भी नहीं है। इसके बाद बीरस वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है वेजिटा, जैसा ये कहे वैसे करते रहना। हम देखते हैं कि वेजिटा वो ईयरिंग पहन रहा होता है और तभी उस वक्त बीरस वहाँ से जा रहा होता है। वेजिटा पाइकॉन से पूछता है कि तुमने कहा कि फ्रीजा इसमें इन्वॉल्व है, तो तुम्हारा प्लान क्या है उस तक पहुँचने के लिए। पाइकॉन बोलता है कि वैसे मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, मैं उसे बाई चांस जूनो के प्लैनेट पे मिला था, पर मुझे लग रहा है कि तुम उसे जानते हो, तो हो सकता है कि तुम उसकी की को लोकेट करने में कामयाब हो जाओ। वेजिटा बोलता है कि मैं उसकी की को इतनी दूर से महसूस नहीं कर सकता जब तक वो अपनी की को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली इस्तेमाल ना कर रहा हो। पाइकॉन बोलता है कि मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम बस फ्रीजा की पे थोड़ी देर के लिए फोकस करो। वेजिटा बोलता है कि पर वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, पता नहीं मैं उसे ढूंढ पाऊंगा या नहीं, पर अगर मैं उसे ढूंढ पाता हूँ तो मैं वहाँ तुम्हें बहुत जल्दी ले जा सकता हूँ अपनी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके। इसके बाद वेजिटा पाइकॉन के कहने के हिसाब से फ्रीजा की एनर्जी पे फोकस करने लग जाता है। हम देखते हैं कि पाइकॉन एकदम से आगे बढ़ता है और फ्रीजा के कंधे पे हाथ रखता है। वेजिटा एकदम से चौंक जाता है और बोलता है कि ये क्या है। पाइकॉन बोलता है कि शांत रहो, मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं तुम्हारी सेंसेस को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता हूँ।
इससे तुम्हारी की को महसूस करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम इस फ्रीज़र नाम के शख्स को एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में ढूंढ पाओगे। वेजिटा गुस्सा होने लग जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे छुए। वो बोलता है कि ये कितना शर्मनाक है। वेजिटा फ्रीज़र की एनर्जी पे फोकस कर रहा होता है और बोलता है कि वाह, मुझे तो फ्रीज़र मिल भी गया। पाइकॉन बोलता है बहुत बढ़िया, चलो अब हमें वहाँ पर लेकर चलो। हम देखते हैं कि वेजिटा पाइकॉन को लेकर टेलीपोर्ट कर जाता है ताकि वो लोग फ्रीज़र तक पहुँच सके। इसके बाद हम 5 प्लैनेट के ग्रुप्स को देखते हैं जिन्हें कहा जाता है क्वीन प्लैनेट्स। तभी हमें पता चलता है कि वेजिटा और पाइकॉन इन्हीं प्लैनेट्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वेजिटा बोलता है कि ये क्या, हम यहाँ पर कहाँ से आ गए, हमें तो सीधा फ्रीज़र तक पहुँचना चाहिए था। पाइकॉन बोलता है कि मुझे लगता है कि वो इस वक्त एक शिप पर होगा और अगर हम उसकी शिप पर रहते उससे खतरनाक लड़ाई करते तो हो सकता है कि उसकी शिप डैमेज हो जाती, जिसकी वजह से जनिम्बा का पॉट खतरे में पड़ जाता। इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। ये लड़ाई के लिए एक बेहतर जगह है। जल्द ही फ्रीज़र यहाँ से निकलेगा और तब हम उस पर अटैक करेंगे। वेजिटा बोलता है अच्छा, यानी कि तुमने मेरी सेंसेस के साथ खिलवाड़ किया ताकि हम लोग यहाँ पर आ जाए। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पाइकॉन बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो। अगर जनिम्बा जाग जाता तो उसके गुस्से को देख के तुम समझ जाते कि मैंने ये क्यों किया है। वेजिटा बोलता है कि चलो जो भी है, अभी फ्रीज़र यहाँ पर नहीं आया है तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी दिक्कत होने वाली है। पाइकॉन बोलता है कि इस वक्त उन बातों का समय नहीं है, मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे दुश्मन आने वाले हैं, इसीलिए अभी नहीं तो तुम्हें कुछ समय बाद तो इस फाइट में इन्वॉल्व होना ही पड़ता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग यूनिवर्स 8 में आते हैं। हम देखते हैं कि लिकर ने एक पॉड को ढूंढ लिया होता है। लिकर अपने मन में सोचता है कि उन गार्डियंस को मनाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था ताकि मैं ये पॉड यहाँ पे ला सकूँ, पर वैसे भी उससे क्या फ़र्क पड़ता, वो लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि लिकर पॉड को लेकर अपने प्लेनेट पे लैंड करता है और तभी उसे एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुमने तो यहाँ पे आने में काफ़ी समय लगा दिया। ये आवाज़ लिकर के प्लेनेट के जंगल की तरफ से आ रही होती है। लिकर एकदम से चिल्लाता है कि वहाँ पर कौन है, जल्दी से सामने आओ। हम देखते हैं कि जंगल से कोई छलांग लगा के एकदम से बाहर आता है। हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं, टायरा होती है, यानी कि एक सेलेस्टियल मेज। वो एकदम से आके लिकर के सामने लैंड करती है। लिकर अपने मन में सोचता है कि ये अपनी बॉडी में से ज़रा सी भी की को लीक नहीं कर रही है, पर मैं सिर्फ इसकी प्रेजेंस को महसूस करके ही समझ सकता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है। लिकर एकदम से टायरा से सवाल पूछता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे जल्दी से बताओ। टायरा बोलती है तुम लिकर हो, यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा समझदार कहा जाता है और जो इस जनरेशन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू है। भले ही मैं इस वक्त अलग दिख रही हूँ, पर मुझे लगा था कि तुम तो मुझे पहचान ही लोगे, क्योंकि मैं हूँ ज़राट के किंगडम से, जिसे कहा जाता है ग्रैंड गॉडेस क्वीन ऑफ वॉर। लिकर बोलता है अच्छा, तो तुम टायरा हो, यानी कि द ग्रैंड वॉरियर मेज। तुम 5 ग्रैंड सेलेस्टियल मेजेस में से एक हो। टायरा एकदम से हंसती है और बोलती है बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। लिकर बोलता है कि लगता है तुम काफ़ी बहादुर हो जो तुम मेरे यूनिवर्स में आ गई, वो भी मेरे प्लेनेट पर। टायरा बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई, मुझे बस ये पॉड दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लिकर बोलता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और लिकर को फाइटिंग पोज लेता हुआ देख के टायरा एकदम से पागलों की तरह हंसने लग जाती है। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में वापस आते हैं और प्लेनेट अर्थ को देखते हैं और धरती पर हम ऊब को देखते हैं। हम देखते हैं कि ऊब किसी से डर के भाग रहा होता है और ऊब के पीछे एक डायनासोर लगा हुआ होता है। हम दूर एक इंसान को खड़ा हुआ देखते हैं और एकदम से वो डायनासोर को आके बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है, जिसकी वजह से ऊब बच जाता है। वो बोलता है मास्टर चापा। मास्टर चापा बोलते हैं कि ऊब, तुम काफ़ी तेज़ भाग सकते हो, अगर तुमने अपने कंधे पे वो वाटर बैरल ना पकड़ा हुआ होता तो तुम इस क्रीचर से बचकर निकल सकते थे। अगली बारी अपनी जान बेमतलब में खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा कीमती है। ऊब डांट सुन के रोने लग जाता है और बोलता है कि मैं अपने लोगों के लिए पानी लाना चाहता था ताकि हम लोग उनकी प्यास को बुझा सके। मास्टर चापा ऊब के सर पे हाथ रखते हैं और ऊब शांत हो जाता है। मास्टर चापा बोलते हैं कि ऊब, मुझे पता है कि तुम अपनी ताकत से हमारे विलेज में काफ़ी ज़्यादा सुख और समृद्धि लाओगे, इसीलिए तो मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। मास्टर चापा एकदम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं नहीं, लगता है ये उसकी माँ है। ऊब बहुत सारा डर जाता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पे आके घुर्रा रहा होता है और मास्टर चापा और ऊब को खाने वाला होता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर खाने के लिए आगे बढ़ता है, एकदम से ऊब चिल्लाता है और बोलता है नहीं। एकदम से वो अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में से एक बहुत ही ज़बरदस्त की ब्लास्ट निकलता है। हालांकि ऊब की आंखें बंद होती हैं। जैसे ही ऊब अपनी आंखें खोलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसके हाथ में से इतना ताकतवर ब्लास्ट निकला है। ऊब के कंधे से वो पानी का बैरल भी गिर जाता है, पर मास्टर चापा काफ़ी ज़्यादा प्राउड होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता था ये बच्चा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पर सबसे अच्छी बात ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और इसका दिल भी साफ़ है। ऐसा ही एक और बच्चा मुझे याद है जिसके साथ मैं लड़ा था। मास्टर चापा ऊब को देख के काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं,
क्योंकि वो उनका स्टूडेंट है। तभी एकदम से किसी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि बच्चे, अगर तुम मर गए तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। मास्टर चापा इस शख्स से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हो। वो शख्स मास्टर चापा से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास इस वक्त फालतू का समय नहीं है कि मैं तुम पर बर्बाद कर सकूँ। मास्टर चापा बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम ये बात रिपीट कर सकते हो या नहीं। वो एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ऊब भी लड़ने के लिए तैयार होता है। एकदम से मास्टर चापा इस शख्स पर अटैक कर देते हैं, पर वो शख्स तक पहुँच भी नहीं पाते और उससे पहले ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो शख्स बोलता है कि तुम तो मेरे नज़दीक भी नहीं पहुँच पाए, मैंने अपनी एनर्जी को ज़रा सा ही बढ़ाया था और तुम्हारी हालत उससे ही ख़राब हो गई। ऊब एकदम से अपने मास्टर के पास भाग के जाता है। मास्टर चापा ज़मीन पे पड़े होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं। वो शख्स एकदम से ऊब के पास आने लग जाता है और ऊब बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो शख्स एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो ऊब को पकड़ सके। वो बोलता है कि बच्चे मेरे साथ आओ, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से कोई शख्स आ जाता है और उस शख्स का हाथ पकड़ लेता है। ये शख्स होता है लॉर्ड बीरस। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस ने उस शख्स का हाथ पकड़ा हुआ होता है और ये दूसरा शख्स कोई और नहीं, 5 में से एक सेलेस्टियल मेज है। सेलेस्टियल मेज बीरस को नोटिस करके एकदम से हंसता है और बोलता है कि वाह, ये तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, तुम मुझ तक पहुंच गए और मैंने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया। बीरस द डिस्ट्रॉयर। बीरस बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई मेरे से है। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में ही क्वीन प्लैनेट्स पे वापस आते हैं, जहाँ पर वेजिटा और पाइकॉन है। पाइकॉन अब तक वेजिटा को सब कुछ बता चुका होता है और वेजिटा बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके सब कुछ सेटल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस्तेमाल करके कुछ भी किया जा सकता है। पाइकॉन बोलता है हाँ, वो सबसे बेहतर रहता, पर हमारे दुश्मनों ने सुपर ड्रैगन बॉल्स को ऑलरेडी तबाह कर दिया है। अब ना ही सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही किसी और ड्रैगन बॉल्स का, जो कि 12 यूनिवर्सेस में हैं, क्योंकि जो छोटी ड्रैगन बॉल्स होती हैं वो बड़ी ड्रैगन बॉल से ही लिंक्ड थी। वेजिटा बोलता है क्या इसका मतलब यह है कि धरती पे जो ड्रैगन बॉल्स हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तभी एकदम से पाइकॉन को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि समय ख़त्म हो चुका है, फ्रीज़ा यहाँ आ गया है। वेजिटा बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, उसके बाद हम उसे यहाँ पर बुलाएंगे। इसके बाद हम फ्रीज़ा की शिप को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके अंदर जनेम्बा का ककून रखा हुआ होता है और फ्रीज़ा उसी ककून को देख रहा होता है। कूलर फ्रीज़ा के पीछे ही खड़ा होता है और बोलता है फ्रीज़ा, वैसे तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। फ्रीज़ा बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर मैं गलत था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया है, हमें अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। कूलर बोलता है फ्रीज़ा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? तुमने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अगर वो अनस्टेबल हो गया तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। फ्रीज़ा बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था, अगर हम प्राइमोर्डियल बीस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत ही बड़ा खतरा है, पर किकोनो ऑलरेडी एक तरीके पे काम कर रहा है जिससे हम इसकी ताकत को कंटेन कर सकते हैं। किकोनो ने एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नेकलेस को बनाया है और ये नेकलेस बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ब्रोली के नेकलेस से कहीं ज़्यादा ताकतवर। भले ही जनेम्बा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो, पर मुझे लगता है कि वो जनेम्बा को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होगा। कूलर बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अगर तुम चाहते हो कि मैं हार ना मानूं तो मैं वैसा ही करूँगा। हम उसका सामना एक साथ करेंगे और हमें उसे जगाने के लिए एक अच्छी जगह को ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप एकदम से शेक होने लग जाती है। फ्रीज़ा बोलता है कि क्या चल रहा है। किकोनो बोलता है कि मास्टर फ्रीज़ा, लगता है हम पे किसी ने अटैक किया है, मैं देखता हूँ कि ये अटैक कहाँ से आया था। पता चलता है कि ये अटैक शूट करने वाला कोई और नहीं वेजिटा होता है। फ्रीज़ा स्क्रीन पे देख के बोलता है कि वेजिटा, वो यहाँ पे क्या कर रहा है और आखिर उसके साथ ये शख्स कौन है। कूलर बोलता है वेजिटा, कहीं ये उन साइंस में से तो एक नहीं है जिनके बारे में तुमने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ये साइंस की रॉयल लाइन का आखिरी साइंस है। फ्रीज़ा बोलता है हाँ, ये वही है, ये ज़रूर हमारे काम को यहाँ पर रोकने आया होगा। तभी एकदम से कूलर चिल्लाता है और बोलता है कि ठीक है, हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे मच्छर की तरह मसल देना चाहिए। फ्रीज़ा गुस्से में बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। किकोनो, इस वक्त वो कहाँ पर है? किकोनो बोलता है कि वो इस वक्त काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बीच में है जिन्हें क्वीन प्लैनेट्स कहा जाता है, ये जगह हमारे काफ़ी पास है। फ्रीज़ा बोलता है कि ठीक है, कूलर और मैं वहाँ पर उड़कर जाएंगे, तुम वहाँ पर धीरे धीरे कर आना, पर हाँ, हमसे एक सेफ डिस्टेंस पे रहना और पूरी तरीके से तैयार रहना अगर हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो। किकोनो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। इसके बाद फ्रीज़ा लिंजुर की तरफ देखता है जैसे कि वो लिंजुर को कुछ कह रहा हो। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा और कूलर एकदम से अपनी शिप से बाहर निकलते हैं और क्वीन प्लैनेट्स पर उड़कर आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो एकदम से वेजिटा और पाइकॉन के सामने आके लैंड करते हैं। वेजिटा कूलर को पहली बारी देख रहा होता है। वो बोलता है कि ये शख्स, ये तो फ्रीज़ा और कोल्ड की रेस का ही लग रहा है। फ्रीज़ा और कूलर दोनों वेजिटा के सामने खड़े होते हैं। फ्रीज़ा बोलता है वेजिटा, तुम्हें यहाँ पर देख के काफ़ी बुरा लग रहा है, मुझे बताओ कि तुम हमसे क्या चाहते हो। पाइकॉन बोलता है फ्रीज़ा,
सेलेस्टियल गार्डियंस के नाम पे मैं तुमसे डिमांड करता हूँ कि जनिम्बा को मेरे हवाले कर दो, वरना उसे छीनने के लिए मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रीज़ा बोलता है क्या सेलेस्टियल गार्डियंस? फ्रीज़ा बोलता है कि लगता है जिन 3 लोगों से हम वहाँ पर लड़े थे उन्होंने इसी ग्रुप का नाम लिया था। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, बस मच्छर हो। वेजिटा बोलता है फ्रीज़ा ध्यान से देखो तुम किसे अपना दुश्मन बना रहे हो। ये शख्स एक समय पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था और इसकी ताकतें कम से कम बीरस के बराबर होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी ताकतें बीरस से भी ज़्यादा हों। फ्रीज़ा ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या एक डिस्ट्रक्शन गॉड जो कि बीरस से भी ज़्यादा ताकतवर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कूलर फ्रीज़ा को घबराता हुआ देख के पूछता है कि फ्रीज़ा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? अपनी फैमिली को शर्मिंदा मत करो, हमारी ताकतें पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम दोनों साथ काम करेंगे तो हम उन्हें हरा सकते हैं। फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कूलर तुम समझ नहीं रहे हो, ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि हम जीत नहीं सकते। वेजिटा ये नाम सुन के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कूलर ये नाम तो कहीं सुना है। इसके बाद फ्रीज़ा के मन में एक प्लान बनने लग जाता है। वो सोचता है कि कूलर ने आज तक किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत नहीं देखी है, उसे अभी पता नहीं है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। यानी कि मैं इस वक्त सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सकता हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे भाई, लगता है तुम्हारा समय आ चुका है, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी पहले। फ्रीज़ा एकदम से चिल्लाता है और बोलता है लिंजुर। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप कुछ ही दूरी पर होती है और एकदम से लिंजुर टेलीपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है और एकदम से फ्रीज़ा के पीछे आता है और फ्रीज़ा के कंधे पे हाथ रखता है। अगले ही पल वो फ्रीज़ा को टेलीपोर्ट करके वहाँ से ले जाता है। इतनी देर में कूलर बस फ्रीज़ा से सवाल पूछता है कि फ्रीज़ा, पर तब तक फ्रीज़ा वहाँ से वापस जा चुका होता है और अपनी शिप पे पहुँच चुका होता है। वो तभी वहाँ पर आके चिल्लाता है। वो बोलता है किकोनो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। किकोनो बोलता है कि ठीक है। अगले ही पल हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप वहाँ से जाने लग जाती है। कूलर बोलता है फ्रीज़ा तुम सच में डरपोक निकले। पाइकॉन बोलता है कि मेरे लिए सिर्फ जनिम्बा का पॉड मैटर करता है, फिलहाल के लिए इसे भूल जाओ, हमें उस शख्स के पीछे जाना होगा। वेजिटा बोलता है नहीं, मैं यहीं रुकूंगा और कूलर से लड़ूंगा। तुम ऑलरेडी फ्रीज़ा की को महसूस कर चुके हो और तुम्हारी सेंसेस भी काफ़ी अच्छी हैं, तुम उसके पीछे जा सकते हो बिना मेरी मदद के। और चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, इस लड़ाई के बीच में मत आना, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। पाइकॉन बोलता है कि सैयन सभी एक जैसे होते हैं, मैं तुम्हारे ही जैसे एक सैयन को जानता हूँ। इसके बाद पाइकॉन उड़ता है और बोलता है कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, पर अगर मैं जल्दी से वापस भी आ गया तो मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच में नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है। हम देखते हैं कि पाइकॉन वहाँ से जा रहा होता है और कूलर उसे देखता है। इसके बाद वेजिटा कूलर की तरफ देखता है और बोलता है कि बेहतर रहेगा कि तुम उनके बारे में भूल जाओ, क्योंकि फ़िलहाल तुम्हें मेरा सामना करना है। हम देखते हैं कि कूलर और वेजिटा दोनों के चेहरे पे स्माइल होती है, क्योंकि वो दोनों ही लड़कर अपनी ताकत को साबित करना चाहते हैं। और इसके बाद हम फिर से कुन प्लैनेट्स को देखते हैं, जो कि 5 प्लैनेट्स के ग्रुप से बना है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटा और कूलर की लड़ाई बस शुरू होने वाली होती है। वेजिटा बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम कूलर हो, जिसके बारे में मैंने लेजेंड में इतना सुना है। जब तुम्हें हराया गया था उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पर मेरे फादर ने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया है। अगर र्यूमर की माने तो तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि फ्रीज़ा और कोल्ड भी तुमसे डरते थे। तुम्हारी ताकतें तुम्हारी रेस के मुकाबले भी अननेचुरली बहुत ज़्यादा थी। और अगर हम सच में र्यूमर्स पर जाएं तो र्यूमर्स के हिसाब से तो ये भी कहा जाता है कि अगर वो दोनों अपनी ताकत मिला भी देते तो वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी ना कर पाते। इसीलिए उन लोगों के पास तुम्हें हराने का सिर्फ एक रास्ता रह गया था, इसीलिए उन दोनों ने तुम्हारे को मिलकर कैद कर दिया। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ होता है और कूलर एकदम से वेजिटा के पीछे पहुंच जाता है ताकि वो अपनी स्पीड को दिखा सके। कूलर एकदम से बोलता है कि मुझे ये बात जान के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हारे जैसे एक सैयन बेवकूफ़ को भी इस बारे में काफ़ी कुछ पता है, और तुम्हें तो सच में खुश होना चाहिए कि मेरे फादर और फ्रीज़ा ने मिलकर मुझे धोखा दिया, क्योंकि अगर मैं अपने भाई की जगह पर होता तो तुम अपने प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन से नहीं बच पाते। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता कि तुम उस प्लैनेट के साथ ही ख़त्म हो जाओ। तभी एकदम से कूलर बोलता है कि चिंता मत करो, अब जब मैं आज़ाद हो गया हूँ तो मैं अपनी फैमिली की करी हुई मिस्टेक्स को सही करूँगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी वही करता है और एकदम से कूलर के पीछे पहुँच जाता है। वेजिटा बोलता है कि मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि इतने साल कैद रहने की वजह से तुम्हारी बॉडी कमज़ोर ना हो गई हो। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस, यानी कि महान वेजिटा। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और एकदम से सुपर सैयन 2 की फॉर्म में चला जाता है। कूलर इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के काफ़ी खुश होता है। वो बोलता है अरे वाह, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए तो मैं काफ़ी बेताब था, फ्रीज़ा ने इस बारे में मुझे बताया था। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है ना जो ट्रांसफॉर्मेशन तुमने अपनी मंकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अचीव करी थी। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें सिर्फ ये बात जानने की ज़रूरत है कि कैकारोट ने इसी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था जब उसने तुम्हारे भाई को सबसे पहले हराया था। और तुम्हें एक और कमाल की बात बताता हूँ,
ये तो सिर्फ सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ पहली ट्रांसफॉर्मेशन है। वेजिटा ये सब कुछ बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। कूलर इस बात का थोड़ा सा बुरा मान जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा सामना करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम किसी कमज़ोर का सामना कर रहे हो? वेजिटा बोलता है कि इससे पहले मैं तुम्हें कोई और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं, मेरा विश्वास मानो, तुम्हें पहले खुद को साबित करना पड़ेगा कि तुम मेरे समय के लायक हो। ये बात सुन के कूलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है, सैयन अपनी जगह को याद रखो। एकदम से कूलर जाता है और वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा अपने आप को इस पंच से बहुत ही आराम से बचा लेता है। ये पंच भले ही वेजिटा ने रोक लिया, पर इस पंच की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि इसकी पूरी एक शॉकवेव जाती है। वेजिटा बोलता है कि ये ताकत तो कमाल की है। अगर मैं सुपर सैयन में ना होता और इस पंच को रोकने में कामयाब ना हुआ होता तो इस पंच ने मुझे सच में मार दिया होता। हम देखते हैं कि वेजिटा की कमर पे इसका निशान होता है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। एक बारी फिर से कूलर वेजिटा के पीछे पहुंच जाता है और उसे कराटे चॉप मारने वाला होता है। वो बोलता है, वेजिटा सोचना बंद करो। हम देखते हैं कि वेजिटा भी कूलर को नोटिस कर लेता है। वेजिटा अब समझ चुका है कि कूलर कोई आम अपोनेंट नहीं है, इसीलिए वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में चला जाता है और कूलर के कराटे चॉप से अपने आप को बचाने में कामयाब भी हो जाता है। वेजिटा अब समझ चुका है कि अगर कूलर के सामने वो ज़रा सी भी लापरवाही करेगा तो उसके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जैसे ही कूलर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर कूलर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। कूलर इसके बाद वेजिटा से दूर जाके खड़ा होता है और बोलता है कि लगता है मैंने खुद को वर्दी प्रूव कर दिया है। वेजिटा बोलता है कि इतनी जल्दी घमंडी होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी सबसे ताकतवर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि वेजिटा और कूलर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वेजिटा अपने मन में सोचता है कि कूलर के अटैक फ्रीज़र के अटैक्स के मुकाबले बिल्कुल अलग हैं। कूलर के अटैक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। मैं इस बात को पहले ही समझ चुका था कि इन दोनों ने साथ मिलकर ज़रूर ट्रेनिंग करी होगी, पर कूलर क्या सच में इतनी जल्दी अपने भाई के लेवल तक पहुँच गया होगा? मैं सोच रहा था कि अगर मैं उसे थोड़ा बहुत उकसाने की कोशिश करूँगा तो मुझे कोई ओपनिंग मिल जाएगी जिसकी वजह से मैं उसे जल्दी ख़त्म कर दूँगा, पर गुस्सा होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो अपने हर मूव को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके करता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, वरना मेरा प्लान बैकफायर भी कर सकता है। तभी एकदम से कूलर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वेजिटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि वेजिटा लड़ने के लिए तैयार होता है और वो पिछली बारी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 8 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पे आते हैं। एक बारी फिर से हम लिकर को देखते हैं जो कि टायरा से लड़ना शुरू करने वाला होता है। लिकर लड़ने की पोजीशन में आ चुका होता है। तभी एकदम से टायरा बोलती है कि तुम हकाइशी सच में बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हो, ये हम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। अगर ये ककून तुम हमें दे दो तो तुम्हें इसके लिए मरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी एकदम से लिकर बोलता है कि तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कमज़ोर समझने की हिम्मत भी मत करना। और तभी टायरा समझ जाती है कि लिकर उसे आसानी से ककून नहीं देने वाला। तभी एकदम से टायरा बहुत ज़ोर से हंसती है क्योंकि वो जानती है कि लिकर उसके सामने नहीं टिक पाएगा और एकदम से वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी लिकर भी समझ जाता है। वो एकदम से टायरा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो तभी कुछ नोटिस करता है क्योंकि जैसे ही लिकर टायरा को पंच मारने वाला था हम देखते हैं कि वो सिर्फ उसकी इमेज थी और असली टायरा ककून की तरफ बढ़ रही है। लिकर बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है। लिकर एकदम से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। लिकर तभी चिल्लाता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। हम देखते हैं कि टायरा बस ककून तक पहुंच ही गई थी। तभी लिकर एकदम से अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है, पर तभी हम देखते हैं कि लिकर तो ककून तक जा ही नहीं रहा था। एकदम से वो अपनी टेल से टायरा के पैर को पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाता है। वो टायरा से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम थोड़े से स्पेस में लड़ें तो। लिकर टायरा को प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी दूर लेकर जा रहा होता है। तभी एकदम से टायरा कुछ नोटिस करती है। वो अपने मन में सोचती है कि शायद इसकी टेल्स इसे और भी ज़्यादा तेज़ बनाती हैं। लिकर बहुत तेज़ी से स्पेस की तरफ जाने लग जाता है और एकदम से वो अपने टेल से टायरा को काफ़ी दूर फेंक देता है और तभी उस पर वो एक अटैक करता है जो कि एक तरीके का फोर्स अटैक होता है जिससे टायरा और भी ज़्यादा दूर चली जाती है। हम देखते हैं कि टायरा जाके एक मून से टकराती है और वो इतनी ज़ोर से टकराती है कि मून में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं और टायरा को भी इससे थोड़ी बहुत चोट लगी होती है। तभी हम देखते हैं कि लिकर अपने टेल से एक अटैक बनाने लग जाता है और वो एकदम से ये अटैक टायरा पे शूट करता है। ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि वो एक ही झटके में उस मून को तबाह कर देता है। लिकर अपने मन में सोचता है कि क्या इतनी जल्दी वो मर सकती है, और हम देखते हैं कि टायरा को खरोच भी नहीं आई होती और वो एकदम से लिकर की तरफ बढ़ती है और जाके एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच लिकर को मारने की कोशिश करती है, पर लिकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। लिकर बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली। टायरा एकदम से पागलों की तरह हंसने लग जाती है और बोलती है कि लगता है तुम लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग यूनिवर्स 6 के सुप्रीम प्लैनेट पर आ जाते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम गोकू टेलीपोर्ट करके गया था। गोकू अपने सुप्रीम काय और अपने सुप्रीम काय के टीचर को बताता है कि उन्हें जल्दी इस प्राइमोडियल बीच को ढूंढना होगा, पर असल में उसे यूनिवर्स 6 के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता और लेडी वादोस भी अभी यहाँ पर नहीं है। तो क्या उन प्राइमोडियल बीच को ढूंढने में आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? पर यूनिवर्स 6 की सुप्रीम काय बोलती है, मिस्टर गोकू मुझे माफ़ करना, पर मैं भी आपकी तरह इस जॉब पे अभी नई आई हूँ
और आपकी ही तरह मैं भी इस जॉब को अभी सीख ही रही हूँ। तभी एकदम से सुप्रीम काय के टीचर बोलते हैं कि मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि सच में इन प्राइमोर्डियल बीस्ट के बारे में सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि सुप्रीम कायस की काफ़ी सारी जनरेशन्स निकल चुकी हैं इन जीवों के बारे में सुने हुए। गोकू बोलता है कि आप भी मतलब यही बोल रहे हो कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। टीचर बोलते हैं नहीं, पर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे मुझे इन बारे में पता चल सकता है। सुप्रीम काय के मास्टर किबोरा बोलते हैं कि हमारे पास एक बुक है जो कि हमारे यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताती है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि उस बुक के अंदर इस बीस्ट के बारे में ज़रूर कुछ लिखा होगा जिसका नाम हीरू है। गोकू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये तो बहुत ही कमाल की बात है। इसके बाद लॉर्ड किबोरू अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं और एकदम से अपने हाथों से कुछ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बुक आ जाती है। ये वही बुक है जिसके बारे में किबोरू बोल रहे थे, यानी कि इसी के अंदर पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री है। जैसे ही ये बुक सामने आती है हम देखते हैं कि ये एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है और ये बुक इतनी भारी होती है कि एकदम से ज़मीन में हल्का सा गड्ढा बन जाता है, जो चीज़ देख के गोकू काफ़ी हैरान होता है। गोकू इसके बाद किबोरू से बोलता है कि मिस्टर किबोरू, अब आप ये मत बोलना कि हमें ये पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। असल में ये सिर्फ पहली बुक है। इस यूनिवर्स की करीब 100 बुक हैं और ये तो सिर्फ पहली है। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या सुन रहा है और एकदम से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 8 में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि लॉर्ड लिकर और टायरा की लड़ाई अभी भी चल रही है और वो लड़ते लड़ते साउथ गैलेक्सी में पहुंच चुके हैं। वो दोनों ही अपनी फुल स्पीड में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद वो एकदम से लड़ते लड़ते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एकदम से फिर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वो लड़ते लड़ते आमने सामने पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों के पंचेस टकराते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त शॉकवेव निकलता है, जिसकी वजह से आसपास के प्लैनेट तबाह हो जाते हैं। लिकर और टायरा एक दूसरे को जल्द से जल्द हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि टायरा लिकर को पंच मारने की कोशिश करती है, पर लिकर अपने आप को बचा लेता है और इसके बाद वो एकदम से अपनी टेल से टायरा पे अटैक करता है। हम देखते हैं कि टायरा जाके प्लैनेट से टकराती है और उस प्लैनेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी एकदम से लिकर काफ़ी सारे शॉकवेव भेजता है, जो कि सारे के सारे टायरा की तरफ जाते हैं और एक एक करके टायरा को लगने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते उन दोनों की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उन लोगों के लिए पूरा का पूरा यूनिवर्स भी कम पड़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि दोनों लड़ते लड़ते यूनिवर्स 8 की नॉर्थ गैलेक्सी में पहुंच चुके होते हैं और टायरा एक और प्लैनेट से जाके टकराती है, जिसके बाद वो प्लैनेट भी चकनाचूर हो जाता है। टायरा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में लग रही होती है। वो बोलती है कि ये लड़ाई तो काफ़ी खतरनाक हो रही है इस बॉडी के हिसाब से। हम देखते हैं कि लिकर एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कितनी लेजेंड सुनी है, मैं तुम सेलेस्टियल मेजिस से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। टायरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने हाथ में वो एक की स्वॉर्ड बनाती है। टायरा बोलती है, लिकर जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि टायरा के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझे ग्रेट वॉरियर मेज क्यों कहा जाता है। लिकर भी अपने हाथ में की स्वॉर्ड बना लेता है और बोलता है कि हाँ ज़रूर। लिकर बोलता है कि ये मत सोचना कि ये सिंपल टेक्निक सिर्फ तुम इस्तेमाल कर सकती हो। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर किबोरू एक एक करके सारी की सारी बुक्स को पढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ गोकू और गोकू की सुप्रीम काय आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। गोकू अपने सुप्रीम काय को बताता है कि काफ़ी सारे बुरे लोग हैं जिन्हें सेलेस्टियल मेजिस कहा जाता है और वो इन प्राइमोर्डियल बीस्ट को हमारे यूनिवर्स से आज़ाद करना चाहते हैं। इन सेलेस्टियल मेजिस ने कहा था कि ये सारे के सारे प्राइमोर्डियल बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लड़ना चाहता हूँ। सुप्रीम काय बोलती है कि अभी मुझे गॉडेस बने हुए कुछ ही समय हुआ है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गॉडेस बनने के बाद मैं इस तरीके का एक्शन इतनी जल्दी देखूंगी। तभी एकदम से मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि मिस लिया, इस बारे में सोचना भी मत। हम जैसे बीइंग सेलेस्टियल मेजिस के लिए कोई भी अपोनेंट नहीं है, वो हमसे बस थोड़े से नहीं लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। लिया को देख के ऐसा लगता है कि ये बात सुन के उसे थोड़ा बहुत बुरा लग गया है। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि सच्चाई तो ये है कि हो सकता है कि डिस्ट्रॉयर्स के पास भी इतनी ताकत ना हो कि वो उन्हें हरा पाएं। गोकू ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या सच में? गोकू बोलता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी उन्हें हरा नहीं सकते? मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि हाँ, फिलहाल हालात ऐसे ही हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 8 में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि टायरा और लिकर की लड़ाई अभी भी चल रही होती है और आखिरकार टायरा लिकर पे फिर से अटैक करना शुरू करती है और दोनों के ही हाथ में की स्वॉर्ड होती हैं और फिर हमें ज़ेनो रैल्म के बारे में कुछ सच्चाई पता चलती है। असल में जब ज़राट, जो कि ज़ेनो के लेवल का एक देवता है, जब उसने ज़ेनो के रैल्म पे अटैक किया तो वो फेल हो गया और इसके बाद उसे ज़ेनो के रैल्म में कैद कर दिया गया। इसके बाद ज़राट के किंगडम के चीफ गॉड्स, जिन्हें सेलेस्टियल मेजिस भी कहा जाता है, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री बनाई और इसके बाद ज़ेनो के किंगडम पे अटैक कर दिया। हम देखते हैं कि टायरा और लिकर के अटैक्स टकराते हैं, पर इस बार टायरा के अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और लिकर भी ये बात नोटिस करता है। ज़ेनो के किंगडम पे अटैक होने के बाद गॉड्स और मॉर्टल्स ने साथ साथ लड़ाई करी ताकि वो मल्टीवर्स को बचा सकें, पर बदकिस्मती से उनके सामने जो खतरनाक कमांडर्स थे वो सेलेस्टियल मेजिस थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। इन सभी सेलेस्टियल मेजिस की ताकत, स्पीड और सहन शक्ति ये सच में बहुत ही ज़्यादा थी
और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे। हम देखते हैं कि टायरा लगातार लिकर पे अटैक कर रही होती है और लिकर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अभी तक उसे एक भी अटैक नहीं लगा होता, पर तभी एकदम से टायरा कुछ करती है और वो अपने अटैक की ताकत को बढ़ा देती है। हम देखते हैं कि वो एकदम से लिकर पे अटैक करती है, जिससे लिकर की स्वॉर्ड टूट जाती है। पर सेलेस्टियल मेजेस के बारे में सिर्फ यही चीज़ नहीं थी जो उन्हें खतरनाक बनाती थी। लिकर अब तक समझ चुका होता है कि टायरा उस पर हावी होना शुरू हो गई है और एकदम से टायरा उस पर अटैक करने वाली होती है। हम देखते हैं कि लिकर एकदम से अपनी टेल का इस्तेमाल करता है और टायरा के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद लिकर अपनी बाकी टेल्स का इस्तेमाल करता है और टायरा के सारे हाथ पैर पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि टायरा अब हिल भी नहीं पाएगी, पर तभी एकदम से कुछ होता है और अचानक से ही उसके हाथ में एक निंजा स्टार आ जाता है। सेलेस्टियल मेजेस सिर्फ ताकतवर नहीं थे, हालांकि उन्हें सिर्फ ताकतवर कहना ये बिल्कुल गलत होगा, पर उन मेजेस के पास बहुत ही खास तरीके के स्पेल्स भी थे, जिसकी वजह से वे और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाते थे। हम देखते हैं कि टायरा एकदम से अपने स्टार का इस्तेमाल करती है और लिकर की सारी टेल्स को काट देती है और लिकर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द में लग रहा होता है। हम यूनिवर्स 6 में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर किबोरू काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ चुके होते हैं। मिस्टर किबोरू गोकू और लिया को बता रहे होते हैं कि उस समय ज़ेनो के रैल में करीब 18 यूनिवर्सेस थे, यानी कि 18 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। हालांकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की संख्या ज़्यादा थी, पर फिर भी सेलेस्टियल मेजेस उन पर हावी पड़ रहे थे और सिर्फ 5 सेलेस्टियल मेजेस होने के बावजूद भी उन्होंने हकाई शिन्स को बहुत ही तगड़ी टक्कर दी। उनके एक सेलेस्टियल मेज की ताकत करीब 3 या 4 डिस्ट्रॉयर्स के बराबर थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सबसे पहली जनरेशन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज की जनरेशन के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त एक भी ऐसा डिस्ट्रॉयर नहीं है जो कि एक सिंगल मेज को अकेले हरा सके। लिया इस बारे में थोड़ा सा सोचती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलती है कि यानी कि ये सेलेस्टियल मेज तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसके बाद लिया गोकू से बोलती है कि गोकू, इसका मतलब ये है कि आप भी किसी सेलेस्टियल मेज को अकेले नहीं हरा सकते। हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही ये बात सुनता है एकदम से वो काफ़ी निराश हो जाता है। लिया बोलती है कि मिस्टर गोकू प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं नहीं चाहती थी आपको बुरा लगे। पर कुछ ही सेकंड्स में गोकू के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं और उसके चेहरे पे स्माइल आने लग जाती है। एकदम से ऐसा लगता है कि गोकू लड़ने के लिए तैयार है। गोकू बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों से लड़ते लड़ते मैं और ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। लिया जैसे ही गोकू की बात सुनती है वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो एकदम से स्माइल करती है और बोलती है मिस्टर गोकू, लगता है कि आपको तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। गोकू बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा किसी बड़ी चीज़ पर रहती है। गोकू बोलता है कि आज तक मेरे सामने काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल आए हैं, अगर मैं ऐसे ही डिस्करेज होता रहता तो आज मैं यहाँ ना होता और मैंने कब की हार मान ली होती। लिया बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी मोटिवेशन किसी स्पेसिफिक चीज़ से आती है। हम देखते हैं कि प्लैनेट लिकर से आके कोई चीज़ टकराती है और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं लिकर ही था। लिकर बोलता है कि ये अजीब सी लड़की तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम दोनों की ताकत के बीच में जो डिफरेंस था वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये बोलते ही लिकर एकदम से खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि स्पेस में से कोई चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही होती है। टायरा लिकर पे एक अटैक शूट करती है और इस अटैक का नाम होता है सेलेस्टियल रिंग। लिकर खड़ा होकर बोलता है कि मैं अपने यूनिवर्स को इस तरीके से खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर लगता है मेरे पास इस वक्त कोई भी चारा नहीं रह गया है। मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत एक बारी में रिलीज़ करनी होगी। लिकर एकदम से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि स्पेस में चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और ये एनर्जी लिकर की ही थी। हम देखते हैं कि टायरा ने जो अटैक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पे शूट किया था वो एकदम से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट को बीच में से काट देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूनिवर्स 7 की धरती पर आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक लड़ाई छिड़ी हुई है। ये वही लड़ाई है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस और उस क्रीचर के बीच में है जिसने ऊब पे अटैक किया था। ऊब ये लड़ाई देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और एकदम से वो अपने मास्टर को लेके वहाँ से भागता है। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे लोग देख रहा है जो कि उससे और उसके मास्टर से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ऊब एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और फाइट को देखने लग जाता है। वो बोलता है कि ये लोग कौन हैं, मुझे इन लोगों को महसूस करके काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। इसके बाद वो क्रीचर बीरस से बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर देखने को मिलोगे, बीरस द डिस्ट्रॉयर। बीरस बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर तुम 5 प्राइमोर्डल बीस्ट की ताकतों के पीछे हो तो हो सकता है कि माजिन बू की ताकत के पीछे भी हो, जिसका मतलब ये था कि तुम लोग धरती पर ज़रूर आओगे ताकि उसकी ताकत के बिखरे हुए पीसों को तुम उठा सको। वो क्रीचर बोलता है कि मैं समझ गया, यानी कि वो लोग जितना बोल रहे थे तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। बीरस बोलता है कि चलो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा समझदारी की बात बताता हूँ, क्यों ना तुम मेरा साथ दो और जो मैं जानना चाहता हूँ वो मुझे बता दो, वरना मेरा विश्वास मानो तुम्हारे लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वो क्रीचर बोलता है मुझे माफ़ करना, पर इस बारी मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जितने ताकतवर गॉड का सामना करने के लिए ये सही समय है।
बीरस बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर एकदम से अपने हाथ को बीरस के सामने करता है। बीरस थोड़ा बहुत हैरान होता है और एकदम से ये क्रीचर एक बहुत ही ताकतवर अटैक बीरस पे शूट कर देता है। ये अटैक उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में ऊब जाके छुपा था। ऊब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पास इतना समय नहीं था कि वो वहाँ से भाग सके। और हम देखते हैं कि ये अटैक जाकर उस पत्थर से टकराता है जिस पत्थर के पीछे ऊब और उसके मास्टर थे। इस अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों उड़ जाते हैं और थोड़ा दूर जाके गिरते हैं। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बीरस बिल्कुल सही सलामत होता है, बल्कि उसके चेहरे पर तो स्माइल थी, जिसका मतलब ये है कि इस अटैक से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एकदम से बीरस उस क्रीचर के दोनों हाथ पकड़ लेता है और एक हवा के झोंके की वजह से उस क्रीचर के सर पे जो मास्क था वो उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बीरस का मास्टर है और ये बोलता है कि बीरस तुम हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा फुर्तीले हो। इसके बाद हम बीरस की मेमोरीज को देखते हैं। ये क्रीचर कोई और नहीं लॉर्ड टैरन थे, जो कि बीरस के पिछले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। वो अपने मास्टर को अपने से लड़ता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान होता है और चिल्लाता है लॉर्ड टैरन। उसके दिमाग में एकदम से सारी की सारी मेमोरीज आने लग जाती हैं जो कि उसने लॉर्ड टैरन के साथ बिताई थी। इससे पहले कि बीरस लॉर्ड टैरन से कुछ बात कर पाए, हम देखते हैं कि अचानक से ही लॉर्ड टैरन कुछ करते हैं और वो अपने हाथ को एकदम से ऊपर की तरफ कर लेते हैं और बीरस के ऊपर अचानक से एक पोर्टल जैसा कुछ आ जाता है। बीरस अपनी जान बचाने के लिए एकदम से दूर हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं ये कोई अटैक ना हो। हम देखते हैं कि ये पोर्टल एकदम से नीचे की तरफ आता है और लॉर्ड टैरन जाते जाते बोलते हैं कि बीरस अगली बारी मिलेंगे। बीरस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं कि ये पोर्टल जैसे ही लॉर्ड टैरन तक पहुंचता है, लॉर्ड टैरन वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। बीरस गुस्से में बोलता है कि मैं ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट क्या हुआ, वो यहाँ से चला गया। इसके बाद स्पेस में हम फ्रीज़ा की शिप को देखते हैं। फ्रीज़ा अभी अभी अपने भाई कूलर को मरने के लिए छोड़कर आया होता है। उसकी शिप तेज़ी से क्वीन प्लैनेट्स के बाहर आ रही होती है और उस स्पेस के बाहर देख रहा होता है। तभी उसकी शिप में एक दरवाज़ा खुलता है और कूलर का गैंग वहाँ पर आता है। सेल्सा फ्रीज़ा से पूछता है ग्रेट फ्रीज़ा, हमें कहीं भी लॉर्ड कूलर नहीं दिख रहे हैं। सर, क्या आपने उन्हें बैटलफील्ड में अकेला छोड़ दिया है? फ्रीज़ा बोलता है कि कूलर अपना ध्यान रख सकता है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझे परेशान ना करो। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मुझे तुम्हें मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम देखते हैं कि कूलर की स्वॉर्ड एकदम से घबरा जाती है। तभी एकदम से बेरी ब्लू बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सर, हमने अभी अपने सुपर रेडार को ऑन किया और उस रेडार ने एटलीस्ट 1/3 गैलेक्सी दूर तक कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को महसूस नहीं किया। फ्रीज़ा बोलता है बहुत बढ़िया, एटलीस्ट आज मेरे प्लान्स तबाह नहीं होंगे। तभी एकदम से उस रेडार में से बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आने लग जाती है। बेरी ब्लू बोलती है ये क्या, एक बहुत ही ताकतवर प्रेजेंस महसूस हो रही है और ये बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रही है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। फ्रीज़ा एकदम से घबराते हुए चिल्लाता है और बोलता है कि कोनो एक्टिवेट करो फुल स्पीड को। कि कोनो बोलता है महान फ्रीज़ा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है हमारी शिप ज़्यादा लंबे समय तक ना टिक पाए। फ्रीज़ा एकदम से चिल्लाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कि कोनो एकदम से स्पीड को एक्टिवेट करने के लिए बटन दबाता है और हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाती है। फ्रीज़ा की शिप एकदम से इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि अंदर खड़े सभी लोग अचानक से ही गिर जाते हैं। बेरी ब्लू बोलती है कि वो तो हमारे नज़दीक आ रहा है और भी तेज़ी से। कि कोनो बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स में हमारी शिप से ज़्यादा तेज़ तो कुछ भी नहीं है। फ्रीज़ा बोलता है लिंसुर, इस शिप को टेलीपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जहाँ तक तुम कर सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पहुँचेंगे। लिंसुर शिप को पकड़ के टेलीपोर्ट करने ही वाला होता है और अचानक से ही फ्रीज़ा और बाकी सभी को कुछ महसूस होता है। फ्रीज़ा बोलता है ये क्या था। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप के ऊपर कोई खड़ा होता है और बेरी ब्लू चिल्लाती है कि सर वो यहाँ पहुँच गया। फ्रीज़ा बोलता है कि अगर हम टेलीपोर्ट करने की कोशिश करते भी हैं तो वो हमारे साथ आएगा, अब टेलीपोर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगता है मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं रह गया है। और आखिरकार हमें पता चलता है कि फ्रीज़ा की शिप के ऊपर कौन खड़ा था, ये कोई और नहीं पाइकॉन था। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप का दरवाज़ा खुलता है और एकदम से फ्रीज़ा वहाँ से बाहर निकलता है। फ्रीज़ा बाहर निकलकर बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, लगता है तुम मेरी पूरी ताकत देखना चाहते हो, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ महान फ्रीज़ा की पूरी ताकत। इसके बाद हम क्वीन प्लैनेट्स पर आते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा और कूलर के बीच की लड़ाई अभी भी चल रही थी। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर लगातार लाते और गुस्से बरसा रहे होते हैं। वेजिटा अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर वो अभी भी कूलर को हराने में कामयाब नहीं हुआ होता, क्योंकि कूलर कोई आम ओपोनेंट नहीं है। तभी एकदम से वेजिटा बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना के कूलर के चेहरे पे मारता है और कूलर इससे पहले कि ज़मीन पे जाके गिरे वो एकदम से अपने आप को संभाल लेता है। वेजिटा और भी तेज़ी से कूलर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी एकदम से कूलर उसके सामने आके उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और फिर से वेजिटा की तरफ बढ़ता है ताकि वो वेजिटा को ख़त्म कर सके। कूलर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एकदम से वेजिटा के पैर को पकड़ लेता है और एकदम से घुमा के वेजिटा को ज़मीन की तरफ फेंकता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और तभी एकदम से कूलर अपनी आई लेज़र का इस्तेमाल करता है और उसकी आई लेज़र इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो प्लेनेट को ही 2 टुकड़ों में बांट देती है। हालांकि वेजिटा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो खड़ा होकर बोलता है कूलर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा।
वेजिटा बहुत तेजी से कूलर की तरफ बढ़ने लग जाता है। कूलर बोलता है, क्या तुम मुझ पे सामने से अटैक करना चाहते हो? बेवकूफ़। कूलर भी तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बोलता है कि उससे टकराने के बजाय मैं एकदम से डॉज कर दूंगा और एकदम से मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर जानलेवा अटैक करूंगा। ये जंगली मेरे अटैक के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता और ये हार जाएगा। वेजिटा और कूलर एक दूसरे तक पहुंचने ही वाले थे, पर जो काम कूलर करने वाला था वो अचानक से वेजिटा कर देता है और एकदम से कूलर के अटैक को डॉज करके कूलर के पीछे पहुंच जाता है और एकदम से उसकी टेल को पकड़ के उसे ज़मीन की तरफ फेंक देता है। कूलर बोलता है, क्या उसने और ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया ताकि वो मेरे अटैक को डॉज कर सके? हम देखते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होती है और कूलर बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। इसके बाद वेजिटा धूल छटने के बाद कूलर की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि कूलर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। वेजिटा बोलता है, गुड बाय कूलर, तुम्हें नरक में मिलता हूँ। वेजिटा इसके बाद बहुत ही ताकतवर गैलिक गन अटैक बनाता है और एकदम से कूलर की तरफ शूट करता है। हम देखते हैं कि ये अटैक इतना ताकतवर था कि स्पेस से भी दिख रहा होता है। कूलर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वेजिटा का अटैक खत्म होने के बाद ज़मीन में बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका था। वेजिटा की आंखें बंद होती हैं और उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलता है कि जैसा मुझे लगा था, ये लड़ाई इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। वेजिटा को कूलर की ताकत महसूस हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कूलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एकदम से अपनी 5th फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो बोलता है, बेवकूफ़, तुम्हें पता था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है? अगर मैंने आखिरी सेकंड में अपनी ताकत को ना बढ़ाया होता और इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल ना किया होता तो मैं अभी तक मारा जा चुका होता। वेजिटा बोलता है, और क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं और क्या कर रहा था? कूलर बहुत तेज़ी से वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम गोकू और सुप्रीम काय के पास वापस आते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी सुप्रीम काय के प्लेनेट पर था। मिस्टर किबोरू अभी भी बुक्स को पढ़ रहे होते हैं और गोकू बोलता है, मिस्टर किबोरू, क्या आप थोड़ी सी जल्दी कर सकते हैं? मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि मिल गया, मुझे पता चल चुका है कि प्राइमोर्डियल बीस्ट हमें अपने यूनिवर्स में कहाँ मिलेंगे। गोकू इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है और बोलता है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ड्रैगन बॉल हकाई की मूवी का पार्ट 2 आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जैसे ही हम स्टोरी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा। तो जब तक आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।